Harry's mother and dog is running. Stress is a part of your life. If you don't have stress, then your mind is ready to wind up and die. Secondly, for youngsters, the moment you open social media in the morning, there are 10,000 gurus telling you 20,000 ways to live your life. Every नमस्कार। आज की ज्योग्राफी एनसीईआरटी की क्लास में कक्षा 10 की एनसीईआरटी के तीसरे और चौथे अध्याय का अध्ययन करेंगे। कक्षा 10 की एनसीईआरटी में जो तीसरा चैप्टर है वह जल संसाधन से संबंधित है और इस चैप्टर में 3 टॉपिक्स के अंतर्गत चर्चा की गई है। पहला टॉपिक है जल दुर्लभता और जल संरक्षण एवं प्रबंधन की आवश्यकता। दूसरा टॉपिक है बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं और समन्वित जल संसाधन प्रबंधन और तीसरा टॉपिक है वर्षा जल संग्रहण से संबंधित। हम लोग पहला टॉपिक पढ़ें उससे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि पृथ्वी पर जल संसाधनों का वितरण किस प्रकार से है। ये वाली जो टेबल आप लोग देख रहे हैं, ये टेबल 11th क्लास की जो एनसीईआरटी है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत उससे मैंने लिया है। ये टेबल एक बार फिर से जब 11th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ेंगे भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत उस समय भी हमें पढ़ने को मिलेगी, लेकिन यहाँ पर जब हम लोग जल संसाधनों से संबंधित अध्ययन कर रहे हैं तब एक बार हम लोग यहाँ पर भी नज़र डाल लेते हैं कि जो जल संसाधन है वे कहाँ कहाँ वितरित हैं पृथ्वी पर। आप लोगों ने पिछली क्लासेस में ही ये पढ़ लिया है कि पृथ्वी के धरातल पर 71% क्षेत्र में जल पाया जाता है और स्थलीय भाग केवल 29% भाग पर है। अब इस 71% जो जल क्षेत्र है या जो जल पूरा पाया जाता है पृथ्वी पर, वह किन किन स्रोतों में पाया जाता है या किन किन स्रोतों में जमा है, भंडारित है, उसी की जानकारी इस टेबल में दी गई है। आप लोग देखेंगे कि महासागरों में कुल जल का 97.3% भाग पाया जाता है। ये जो यहाँ पर जो वैल्यू दी गई है ये प्रतिशत भाग को दर्शा रही है। महासागरों में कुल जल का 97.3% भाग पाया जाता है और ये जो महासागरों में जो जल पाया जाता है वह बहुत ही खारा लवणीय जल है और वह मनुष्य के उपभोग के लिए अनुकूल नहीं है। तो कुल जल का अधिकांश भाग तो खारेपन की वजह से मनुष्य के उपभोग के लिए अनुकूल नहीं है। इसके बाद देखेंगे कुल जल का 2% भाग बर्फ छत्रकों के रूप में पाया जाता है। बर्फ छत्रकों का मतलब हो गया कि जल जमे हुए बर्फ के रूप में पाया जाता है, चाहे अंटार्कटिका हो या आर्कटिक हो या पर्वत श्रेणियों में ग्लेशियर या हिमनदों के रूप में हो। तो कुल जल का 2% भाग बर्फ छत्रकों के रूप में पाया जाता है। लेकिन ये जो 2% भाग कुल जल का जो कि अलवणीय जल है, क्योंकि जो जमे हुए रूप में बर्फ के रूप में जो जल होता है वह अलवणीय जल होता है। लेकिन वर्तमान समय में ऐसी प्रौद्योगिकी उपलब्ध नहीं है कि अंटार्कटिका से या आर्कटिक क्षेत्र से या पर्वत श्रेणियों में जो हिमनद हैं वहाँ से जल को प्राप्त करके और मनुष्यों के उपभोग के लिए उपलब्ध कराया जा सके। तो ये जो कुल जल का 2% है, ये वाला जो बर्फ छत्रकों के रूप में है, ये जल भी मनुष्य के लिए उपभोग के लिए उपलब्ध नहीं है। भूमिगत जल 00.68% है कुल जल का। झीलों का आलावण जल 0.009% है। स्थलीय समुद्र एवं नमकीन झीलें 0.009%। और ये जो स्थलीय समुद्र एवं नमकीन झीलें हैं ये जल भी मनुष्य के उपभोग के लिए अनुकूल नहीं है, क्योंकि ये भी लवणीय जल है। इसके बाद वायुमंडल में जो कुल जल है वह 0.0019%। नदियों में कुल जल जो है वह 0.0001% जल है। इसका मतलब है कि इस टेबल से आप लोग समझ सकते हैं कि मनुष्य के उपभोग के लिए जो जल उपलब्ध है वह कुल जल का 1% से भी कम है। तो यहाँ पर इस पूरी टेबल को दर्शाने का उद्देश्य ही यही था कि आप लोगों को ये समझा सकूं कि पृथ्वी पर जल की अधिकता होते हुए भी मनुष्य के लिए उपलब्ध जो अलवणीय या जो स्वच्छ जल है उसकी मात्रा कुल जल का 1% से भी कम है। अब हम लोग समझेंगे कि जल दुर्लभता और जल संरक्षण एवं प्रबंधन
की आवश्यकता टॉपिक के अंतर्गत कि जल की दुर्लभता या जल की कमी किन कारणों के चलते होती है। वर्षा में वार्षिक और मौसमी परिवर्तन के कारण जल संसाधनों की उपलब्धता में समय और स्थान के अनुसार विभिन्नता है। तो जल की उपलब्धता में कमी के लिए जो प्राकृतिक कारण जो रिस्पॉन्सिबल है वह हो गया वर्षा में कमी। अगर किसी क्षेत्र में मान लीजिए वर्षा नहीं हो रही है तो उस क्षेत्र में जल की कमी हो जाएगी, तो ये तो प्राकृतिक कारण हो गया। इसके अलावा मानवीय कुछ कारण ऐसे हैं जो जल की कमी या जल दुर्लभता के लिए उत्तरदायी हैं, और जल दुर्लभता के लिए मानवीय कारण जो है वे ही अधिक उत्तरदायी हैं। मानवीय कारणों में कौन कौन हो सकते हैं? परंतु अधिकतया जल की कमी, इसके अतिशोषण, अत्यधिक प्रयोग और समाज के विभिन्न वर्गों में जल के असमान वितरण के कारण होती है। मान लीजिए जरूरत है केवल 1 लीटर पानी की और आप बर्बाद कर रहे हैं 20 लीटर पानी, तो ये जो जल की बर्बादी हो रही है इसकी वजह से भी जल की कमी होती है और जल के दुर्लभता की स्थिति आ जाती है। अन्य जो कारण लिखा हुआ है कि समाज के विभिन्न वर्गों में जल का असमान वितरण, इसे इस तरीके से समझिएगा कि आप लोग अक्सर टीवी में न्यूज़ वगैरह देखते होंगे, तब आप लोग ये समझते होंगे कि शहरों में या महानगरीय क्षेत्रों में कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर संभ्रांत लोग रहते हैं, जहाँ पर धनाढ्य वर्ग के लोग रहते हैं और जो कॉलोनियाँ बहुत ही विकसित कॉलोनियाँ हैं, उन क्षेत्रों में प्रॉपर पाइपलाइंस डाली गई हैं और उनमें 24 घंटे जल की आपूर्ति होती है। लेकिन उसी शहर में कुछ स्लम एरिया भी हैं, मलिन बस्तियां भी हैं, जहां ऐसे लोग रहते हैं जिनकी प्रति व्यक्ति आय कम है, वे गंदी बस्ती के क्षेत्र हैं, उनमें पाइपलाइंस भी नहीं है। उनमें जल की सप्लाई किस प्रकार से होती है कि दिन में एक बार टैंकर आता है, और जब टैंकर आता है लोग घरों से बाल्टी और अपने बर्तन लेके आते हैं, उनमें पानी भर के ले जाते हैं और उसी पानी से अपना काम चलाते हैं। तो इन उदाहरणों से आप लोगों ने समझा कि समाज का एक वर्ग है जिसके लिए जल की उपलब्धता अधिक है और हर समय उपलब्ध है, और समाज का एक वर्ग ऐसा है कि जिसके लिए जल की उपलब्धता कम है और दिन में केवल एक बार ही उपलब्ध है। तो ये जो जल का असमान वितरण है, इससे भी जल दुर्लभता की स्थिति उत्पन्न होती है। अब यहाँ पर जल दुर्लभता के संदर्भ में एक चीज़ और समझ लेते हैं कि जल दुर्लभता के 2 पहलू हो सकते हैं। एक हो सकता है मात्रात्मक पहलू और दूसरा हो सकता है गुणात्मक पहलू। मात्रात्मक पहलू का मतलब है कि आपको आवश्यकता है 20 लीटर की, लेकिन आपके लिए उपलब्ध हो रहा है केवल 2 लीटर। इसका मतलब है कि जिस मात्रा में जल उपलब्ध होना चाहिए उस मात्रा से कम जल उपलब्ध हो रहा है। तो ये जो कमी होगी जल दुर्लभता की, ये जल दुर्लभता के मात्रात्मक पहलू से संबंधित है मुद्दा ये। और गुणात्मक पहलू का मतलब है कि जल उपलब्ध तो हो रहा है लेकिन जल की गुणवत्ता अत्यधिक निम्न है या जल प्रदूषित है। तो जो प्रदूषित जल होगा वह जल भी मानव के उपभोग के लिए अनुकूल नहीं होगा, इसलिए भी जल दुर्लभता की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो जो 2 पहलू हैं जल दुर्लभता के, वे हैं मात्रात्मक और गुणात्मक। अब कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से मात्रात्मक जल दुर्लभता की स्थिति उत्पन्न होती है या फिर गुणात्मक रूप से जल दुर्लभता की स्थिति उत्पन्न होती है, उनको समझ लेते हैं। जल दुर्लभता के मात्रात्मक पहलू, सबसे पहला कारण है बढ़ती हुई जनसंख्या। आप लोग जानते हैं कि पूरी पृथ्वी पर जल संसाधन सीमित हैं और आपने टेबल के माध्यम से समझ लिया था कि कुल जल संसाधनों का 1% से भी कम भाग मनुष्य के उपभोग के लिए उपलब्ध है। इसका मतलब ये हो गया कि जल संसाधन सीमित हैं, लेकिन पूरे विश्व की जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तो बढ़ती जनसंख्या के कारण प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता कम होती जा रही है। एक कारण तो ये हो गया। दूसरा कारण बढ़ती जनसंख्या से ही संबंधित है कि बढ़ती जनसंख्या के लिए अधिक मात्रा में खाद्यान्न की भी पूर्ति करनी पड़ेगी, क्योंकि बढ़ती जनसंख्या के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अधिक खाद्यान्नों की आवश्यकता होगी। अधिक खाद्यान्नों का उत्पादन करने के लिए अधिक सिंचाई करनी पड़ती है। सिंचाई में अलवणीय या स्वच्छ जल का प्रयोग किया जाता है, चाहे नदियों का जल का प्रयोग किया जाए, चाहे भूमिगत जल का प्रयोग किया जाए। तो जो जल मानव के उपभोग के लिए होना चाहिए था, उसी जल का प्रयोग सिंचाई में किया जा रहा है।
इससे क्या होगा, मनुष्य के उपभोग के लिए जल की उपलब्धता में कमी आ जाएगी। इसके अलावा पूरे विश्व के संदर्भ में देखें तो तेजी से बढ़ता हुआ औद्योगिकरण और शहरीकरण के चलते भी कॉफी जल बनाना की 2 कप। उपलब्धता में कमी आई है। बिना उद्योगों पानी में जल की बड़े पैमाने है, पर आवश्यकता कॉफी होती है, तो अच्छे से जो जल अच्छे से हाँ, मनुष्य अच्छे से के उबालना उपभोग के कॉफी लिए और होना ज़्यादा चाहिए था, कॉफी डालना, उसी जल चीनी का कम एक डालना। बड़ा हिस्सा उद्योगों में ठीक इस्तेमाल है, किया जा रहा है, पानी मत इसलिए डालना भी बिल्कुल। जल की कमी हो रही है। शहरीकरण के चलते भी जल की कमी होती है, सब चीनी कम क्योंकि ही शहरों पीते की जीवन शैली ऐसी है होती है कि वहाँ पर जल की खपत अधिक होती है। तो औद्योगिकरण और शहरीकरण के चलते भी मात्रात्मक रूप से जल दुर्लभता की स्थिति उत्पन्न होती है। इसके अलावा एक अन्य जो कारण है वह हो सकता है कि जो जल विद्युत होती है उसका उत्पादन स्वच्छ जल या अलवणीय जल से ही होता है। जैसे जो जल विद्युत उत्पादन जिसका किया जाता है वह नदियों पर बांध बनाकर किया जाता है। तो जो जल भूमिगत जल के रिचार्ज के लिए हो सकता था या जो जल मनुष्य के उपभोग के लिए हो सकता था, उसी जल का प्रयोग नदियों पर बांध बनाकर विद्युत उत्पादन के लिए किया जा रहा है। तो इस वजह से भी मात्रात्मक रूप से जल की कमी की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो यहाँ तक तो हम लोगों ने जल की जो मात्रात्मक रूप से जो जल दुर्लभता की स्थिति उत्पन्न होती है उसके कारणों को समझा। अब हम लोग समझ लेते हैं कि किन कारणों से गुणात्मक रूप से जल दुर्लभता की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसमें मुख्य रूप से उन कारणों को शामिल किया जाता है जिनके चलते जल प्रदूषण होता है, जैसे घरेलू और औद्योगिक अपशिष्टों, रसायनों, कीटनाशकों, कृषि में प्रयुक्त उर्वरकों इत्यादि के द्वारा जल प्रदूषित होता है और मानव उपयोग के लिए खतरनाक हो जाता है। तो इन सब कारणों के चलते जल प्रदूषण होता है और प्रदूषित जल के चलते जल दुर्लभता की स्थिति उत्पन्न होती है। ये जल दुर्लभता के गुणात्मक पहलू से संबंधित कारण है। यहाँ तक हम लोगों ने जल की दुर्लभता और उसके विभिन्न कारण जो हैं उनके बारे में समझा। अगला टॉपिक है बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं। बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं को हम लोग समझें उससे पहले हम लोग बांधों को समझ लेते हैं। सही है, तो अच्छी बात है। लोग ऐसे लोगों के साथ ऐसे ही होता है। बांध एक ऐसी संरचना होती है जो किसी नदी के प्रवाह को रोकने के लिए, उसके दिशा परिवर्तन करने के लिए या बहाव को कम करने के लिए एक अवरोध के रूप में निर्मित की जाती है। जैसे किसी पर्वतीय क्षेत्र से मान लीजिए कोई नदी निकली, अब आपको इस वाले क्षेत्र में नदी के प्रवाह को रोकना है, इसका दिशा परिवर्तन करना है या इसका बहाव कम करना है, तो आप यहाँ पर एक बांध जैसी संरचना बना देंगे, एक अवरोध बना देंगे, उसे कहा जाता है बांध। बांध संरचना और जो प्रयुक्त पदार्थ होते हैं उनके आधार पर कई प्रकार के हो सकते हैं। जैसे लकड़ी का बांध हो सकता है, तटबंध हो सकता है, पक्का बांध हो सकता है। ऊंचाई के आधार पर भी बांध कई प्रकार के हो सकते हैं। ऊंचे बांध हो सकते हैं, मध्यम ऊंचाई के बांध हो सकते हैं या कम ऊंचाई के बांध हो सकते हैं। तो बांधों को हम लोगों ने समझ लिया। अब हम लोग कुछ ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य समझ लेते हैं बांधों का। बांध जैसी संरचनाएं भारत के लिए नई नहीं है। प्राचीन काल से ही भारत में उत्कृष्ट जल संग्रहण तंत्रों की चर्चा मिलती है। जैसे प्राचीन काल में इलाहाबाद के निकट श्रृंगवेरा नामक स्थान पर गंगा नदी की बाढ़ को रोकने के लिए एक उत्कृष्ट जल संग्रहण तंत्र की रचना की गई थी। उसका भी हमें उल्लेख मिलता है ऐतिहासिक ग्रंथों में। इसके अलावा देखेंगे तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में कई जल संग्रहण तंत्र और सिंचाई व्यवस्थाओं के निर्माण की जानकारी मिलती है। जो भोपाल झील है वह 11वीं शताब्दी में बनाई गई है। 14वीं शताब्दी में इल्तुतमिश ने सीरी फोर्ट के निकट भी जल आपूर्ति के लिए एक विशेष तालाब बनवाया था जिसे हौज खास कहा जाता है। तो इन सब चर्चाओं से हमने ये समझ लिया कि बांध जैसी संरचनाएं भारत के लिए नई नहीं है, लेकिन परंपरागत जो बांध होते थे उनका प्रयोग सिंचाई के लिए मुख्य रूप से किया जाता था। लेकिन वर्तमान समय में जो बांधों को बनाया जाता है और उनका उद्देश्य जब एक से अधिक उद्देश्यों के लिए लक्षित होता है तब उन परियोजनाओं को कहा जाता है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि प्राचीन काल में जो बांध बनाए जाते थे वे बांध केवल सिंचाई इत्यादि के लिए बनाए जाते थे,
मुख्य रूप से उनसे सिंचाई की जाती थी। लेकिन ये व्यवस्था आगे भी कंटिन्यू की गई, नदियों पर बांध बनाने की व्यवस्था आगे भी कंटिन्यू की गई। और अब नदियों पर जो बांध बनाए जाते हैं उनका उद्देश्य केवल सिंचाई नहीं होता, बल्कि उनके उद्देश्य कई होते हैं। जैसे सिंचाई के साथ साथ बाढ़ नियंत्रण हो गया, जल विद्युत का उत्पादन हो गया, मत्स्य पालन हो गया, मनोरंजन हो गया। सिंचाई के अलावा घरेलू क्षेत्रों में पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करना हो गया, औद्योगिक क्षेत्र के लिए जल की उपलब्धता सुनिश्चित करना हो गया, या आंतरिक नौ संचालन इत्यादि हो गया। कहने का मतलब है कि जब एक से अधिक उद्देश्यों को ध्यान में रखकर बांधों का निर्माण किया जाता है तो ऐसी परियोजनाओं को बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं कहा जाता है। आपकी पुस्तक में एक उदाहरण दिया हुआ है, जैसे भाखड़ा नागल परियोजना जो है, उस परियोजना से सिंचाई भी की जाती है और विद्युत उत्पादन भी किया जाता है। तो जब किसी बांध जैसी परियोजना से एक से अधिक उद्देश्य साधे जाते हैं या एक से अधिक उद्देश्यों के लिए कोई परियोजना जब लक्षित होती है, तब उसे कहा जाता है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। और भारत में ऐसी बहुत सी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं हैं। यही सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं। और सतलुज ब्यास बेसिन में भाखड़ा नागल परियोजना का एक उदाहरण भी दिया गया है कि उदाहरण के तौर पर सतलुज ब्यास बेसिन में भाखड़ा नागल परियोजना जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई दोनों के काम में आती है। इसलिए जो भाखड़ा नागल परियोजना है वह एक बहुउद्देशीय परियोजना है। भारत में कई बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं। आप लोग देखेंगे कि जैसे सरदार सरोवर परियोजना हो गई, राणा प्रताप सागर बांध हो गया, गांधी सागर हो गया, भाखड़ा नागल परियोजना हो गई, कोयना परियोजना हो गई, नागार्जुन सागर परियोजना हो गई, हीराकुंड परियोजना हो गई, रिहंद परियोजना हो गई। तो ये सारी भारत की मुख्य बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं हैं। ये जो इमेज है ये आप लोगों की एनसीईआरटी से ही ली गई है, आपकी एनसीईआरटी में भी इमेज दी गई है। तो मैं आप लोगों को सलाह दूंगा कि इस मानचित्र में जो मुख्य बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं दी गई हैं और उनकी लोकेशन दी गई है कि किस नदी पर कौन सी परियोजना है, इसका अभ्यास आप लोगों को मानचित्र पर कर लेना चाहिए। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं से एक और काफ़ी लाभ होते हैं, जैसे सिंचाई के लिए जल की उपलब्धता होती है और विद्युत उत्पादन किया जा सकता है। इसके अलावा घरेलू औद्योगिक क्षेत्रों में जल की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकती है। मनोरंजन जैसी सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकती हैं, आंतरिक नौ परिवहन किया जा सकता है। लेकिन बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं से संबंधित कुछ चिंताएं भी हैं। बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं से जुड़ी कुछ चिंताएं। सबसे पहली जो चिंता है वह चिंता है तलछट के जमाव की चिंता। जैसे मान लीजिए कोई नदी इस पर्वतीय क्षेत्र से निकलती है और यहाँ पर नदी के मार्ग में, ये नदी का प्राकृतिक बहाव था, नदी इस तरीके से इस रूप में प्राकृतिक रूप से बह रही थी। आपने क्या किया, नदी के इस वाले भाग में यहाँ पर बांध बना दिया। तो नदी का जो जहाँ पर आप बांध बनाएंगे उस बांध से आगे वाले क्षेत्र में एक जलाशय जैसी संरचना बन जाएगी, क्योंकि नदी का जो जल है वह आकर यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। नदी का प्रवाह तो जारी है इस वाले क्षेत्र में, इस तरह से नदी बहती हुई आ रही है। आगे बांध बनाकर आपने नदी के प्रवाह मार्ग में अवरोध उत्पन्न कर दिया, तो इस बांध या अवरोध के इस वाले भाग में एक जलाशय बन जाएगा और इस जलाशय का विस्तार सैकड़ों वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में हो सकता है। तो होगा क्या कि इस जलाशय के जो आधार तल है उसमें तलछट या अवसाद का निक्षेपण हो जाएगा और उस तलछट या अवसाद के निक्षेपण होने से इस जलाशय का जो तल होगा वह चट्टानी हो जाएगा। जो जब इस जलाशय का तल जो है जब चट्टानी हो जाएगा तब उसमें सूक्ष्म वनस्पतियां इत्यादि नहीं विकसित होंगी और जलीय जीवों के लिए भोजन इत्यादि की कमी हो जाएगी। तो एक तो समस्या ये है। अब यहाँ पर एक चीज़ ये भी समझने वाली है कि तलछट का जमाव क्यों हो जाएगा। इसलिए हो जाएगा क्योंकि नदी अपने ऊपरी भागों से अपर्दन करती हुई आती है और अपर्दन करने के बाद जो अवसाद प्राप्त होते हैं उन अवसादों का परिवहन भी नदी अपने साथ करती है और जब ढाल मंद होता है तो उन अवसादों का निक्षेपण करना शुरू कर देती है। तो जब नदी अपने साथ अवसाद बहाकर लाएगी, अवसाद या तलछट एक ही बात है, जब नदी अपने साथ अवसाद बहाकर लाएगी तो यहाँ आगे अवरोध होने की स्थिति में
इस वाले जलाशय के क्षेत्र में उन अवसादों का निक्षेपण कर देगी और धीरे धीरे बे अवसाद, क्योंकि इस वाले जल में गति नहीं है, प्रवाह नहीं है, ये तो स्थिर जल होगा जलाशय का। तो जब अवसाद ला के इस वाले जलाशय में छोड़ देगी नदी, तो बे अवसाद धीरे धीरे इस जलाशय के तली पर चले जाएंगे और एक चट्टानी संरचना बना देंगे, क्योंकि जल के दबाव के चलते बे अवसाद जो होंगे इस जलाशय की तली पर बिछ जाएंगे और दबाव के चलते वे सख्त हो जाएंगे, जिससे कि इस जलाशय का निचला भाग चट्टानी हो जाएगा। तो वनस्पतियों, सूक्ष्म वनस्पतियों इत्यादि का विकास नहीं होगा और जलीय जीवों के लिए भोजन की कमी हो जाएगी। दूसरा एक अन्य जो चिंता का पहलू है वह हो गया कि जो जलीय जीव हैं वे अंडे देने की ऋतु में अपने प्रजनन इत्यादि को ठीक से नहीं कर पाएंगे। होता क्या है कि जो प्रवाहित होने वाली जो नदी है उसमें अंडे देने वाले जो जलीय जीव होते हैं, कुछ मछलियाँ, मेढक इत्यादि, वे अंडे देने की ऋतु में या अंडे देने के समय स्थानांतरित होकर किसी सुरक्षित स्थान की ओर चले जाते हैं, इसलिए ताकि वे अपने अंडों को और स्वयं को परभक्षी जीवों से बचा सकें। लेकिन जब इस नदी का प्रवाह अवरुद्ध हो जाएगा तो इस क्षेत्र में जो अंडे देने वाले जो जलीय जीव होंगे वे अंडे देने की ऋतु में स्थानांतरित होकर सुरक्षित स्थानों पर नहीं जा पाएंगे और इस वजह से उनका प्रजनन प्रभावित होगा और इस जलाशय के क्षेत्र में या इस जलीय पारिस्थितिक तंत्र में जलीय जीवों का प्रजनन प्रभावित होगा और जलीय जीवों की संख्या कम हो जाएगी। दूसरी समस्या ये हो गई। तीसरी समस्या ये होगी कि जो सैकड़ों वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में जो ये जलाशय बनेगा, जल का यहाँ पर बहुत बड़ा स्टॉक हो जाएगा, भंडार हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि इस पूरे क्षेत्र के जलमग्न होने से इस क्षेत्र में जो वनस्पतियाँ होंगी वे सभी वनस्पतियाँ नष्ट हो जाएंगी और वनस्पतियाँ नष्ट होने के बाद वे वनस्पतियाँ सड़ने लगेंगी, उनका अपघटन होने लगेगा और वनस्पतियों के अपघटन होने से इस क्षेत्र में मीथेन गैस का उत्सर्जन होगा और उस मीथेन गैस से वैश्विक तापमान में वृद्धि होगी। एक ये भी समस्या है। इसके अलावा स्थानीय समुदायों का विस्थापन होगा। मान लीजिए पहले नदी प्रवाहित होती हुई जा रही थी यहाँ से और इसके तट से 2-3 किलोमीटर दूर पर इस जगह पर सब जगह बस्तियाँ थीं, लोग रह रहे थे या कृषि योग्य ज़मीनें थीं। लेकिन जब आप जलाशय बना देंगे तो क्या होगा कि इस क्षेत्र के लोगों की बस्तियां नष्ट हो जाएंगी, जलमग्न हो जाएंगी और जो कृषि योग्य भूमि होगी वह भी जलमग्न हो जाएगी। इससे क्या होगा, वहाँ के लोगों को विस्थापित होकर किसी दूसरी जगह जाना पड़ेगा। लोगों का विस्थापन होगा और लोगों का विस्थापन होगा तो लोग विद्रोह करेंगे, आंदोलन करेंगे, सरकार के खिलाफ विद्रोह करेंगे, तो आंदोलन जैसी समस्याएं भी उत्पन्न होंगी। इसके अलावा सामाजिक संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होगी। उसका कारण क्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर जलाशय बनाया गया, जलाशय से एक ब्रांच निकाल दी गई इधर सिंचाई के लिए और मान लेते हैं कि किसी बड़े भूस्वामी की एक विशाल कृषि क्षेत्र है, किसी का फार्म हाउस है, उसके लिए सिंचाई के लिए जल प्राप्त हो जाएगा। इधर मान लेते हैं किसी दूसरी जगह में कोई औद्योगिक एरिया है, इसी से एक ब्रांच निकाली और यहाँ पर जल की आपूर्ति उस औद्योगिक एरिया के लिए हो गई। तो जो बड़े भूस्वामी हैं, बड़े किसान हैं या फिर जो बड़े उद्योगपति हैं, उनके लिए तो इस जलाशय से फायदा होगा। लेकिन इसी जलाशय के क्षेत्र में रहने वाले जो गरीब वर्ग के लोग थे, उनकी तो जो छोटी छोटी कृषि भूमियाँ थीं वे भी जलमग्न हो गई, उनकी बस्तियाँ भी जलमग्न हो गई। तो इससे क्या हुआ कि जो गरीब लोग थे, जो छोटे किसान थे, उनका नुकसान हो गया और जो बड़े किसान और जो उद्योगपति थे उनका फायदा होगा। इस वजह से बड़े किसानों और उद्योगपतियों के बीच और दूसरी ओर छोटे किसानों या गरीबों के बीच में सामाजिक संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। एक समस्या ये भी है। इसके अलावा उस क्षेत्र में आसपास फसल प्रतिरूप में बदलाव आ जाएगा। मान लेते हैं कि ये जो नदी प्रवाहित हो रही थी जिस क्षेत्र से, वहाँ पर आसपास में सामान्य रूप से पहले कुछ अन्य फसलें बोई जा रही थी। मान लेते हैं गेहूँ बोया जाता था, चना बोया जाता था, बाजरा इत्यादि बोया जाता था, सामान्य फसलें बोई जाएंगी। लेकिन क्या होगा कि जब इस क्षेत्र में बड़े किसानों के लिए एक नहर निकाली गई और सिंचाई के लिए जल की उपलब्धता करवा दी गई,
इधर भी जल की उपलब्धता करा दी गई, इधर भी जल की उपलब्धता करा दी गई, तो आसपास के जो लोग होंगे वे कैश क्रॉप्स की ओर बढ़ेंगे, नकदी फसलों की ओर बढ़ेंगे, या ऐसी फसलों का उत्पादन अधिक करेंगे जिससे उन्हें अधिक लाभ प्राप्त हो, चाहे सिंचाई कितनी भी करनी पड़ जाए, क्योंकि अब जल तो उपलब्ध हो ही गया है। तो क्या होगा कि इससे उस क्षेत्र का जो फसल प्रतिरूप होगा वह बदल जाएगा, सिंचाई अधिक होने लगेगी, क्योंकि अधिक मात्रा में फसल उत्पादन करने के लिए अधिक सिंचाई करेंगे। तो अधिक सिंचाई करने से क्या होगा कि उस क्षेत्र की जो मृदा होगी वह लवणीकरण की समस्या से ग्रसित हो जाएगी। अधिक सिंचाई करने से किसी क्षेत्र में मृदा में लवणीकरण की समस्या उत्पन्न हो जाती है, जिससे मृदा की गुणवत्ता में गिरावट आएगी और अंततोगत्वा जो उस क्षेत्र की भूमि है वह निम्न उत्पादकता वाली हो जाएगी। एक समस्या ये। इसके अलावा जब मान लीजिए कोई भी नदी ऐसी हो सकती है कि वह एक से अधिक राज्यों से होकर प्रवाहित हो, जैसे गोदावरी नदी हो गई, जैसे मान लीजिए नर्मदा नदी हो गई या कृष्णा नदी हो गई। कई नदियां हैं भारत की जो एक से अधिक राज्यों से होकर बहती हैं। अब मान लेते हैं कि इस वाले भाग से ऊपर का जो भाग था, यहां से यहां तक का जो भाग था, वह मान लेते हैं महाराष्ट्र के अंतर्गत आता था। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं ये वाला जो क्षेत्र था यहां से और इधर का क्षेत्र ये महाराष्ट्र का क्षेत्र है, और महाराष्ट्र ने ही यहां पर इस नदी पर बांध बना लिया है। अब ये महाराष्ट्र के अधिकार क्षेत्र में आता है कि वो उसके अगर क्षेत्र से, राज्य क्षेत्र से कोई नदी प्रवाहित हो रही है तो उसने अपने फायदे के लिए यहां पर बांध बना लिया। अब महाराष्ट्र के आगे मान लेते हैं कि कोई दूसरा राज्य है, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं आंध्र प्रदेश है, या तेलंगाना का क्षेत्र है। इस नीली लाइन के आगे का जो क्षेत्र है मान लेते हैं महाराष्ट्र के आगे आंध्र प्रदेश या तेलंगाना का क्षेत्र है। अब आप देखिए नदी तो आगे प्रवाहित होती हुई जा रही है, लेकिन आपने यहाँ पर बांध बना दिया था महाराष्ट्र के राज्य क्षेत्राधिकार में। इससे क्या होगा कि आपने अधिकांश जल को यहीं पर रोक लिया, और इसके आगे जो नदी का जो प्रवाह मार्ग है उसमें काफ़ी कम जल आपने रिलीज किया। तो इससे क्या होगा कि जो आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में और तेलंगाना के क्षेत्र में जो नदी प्रवाहित हो रही है, यही नदी या इस नदी का जो भाग आगे प्रवाहित हो रहा है उसमें जल की कमी हो जाएगी। तो इस वजह से महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश या तेलंगाना के बीच में अंतर्राज्यीय विवाद पैदा हो जाएंगे। तो इन समस्याओं के चलते भारत में कई नदियों को लेके और कई राज्यों के बीच में अंतर्राज्यीय विवाद भी उत्पन्न हुए हैं। एक समस्या ये भी हो जाएगी। एक और बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाएगी कि अगर मान लीजिए कोई बांध जैसी संरचना असफल रहती है, तो जिस बांध का निर्माण किया गया था बाढ़ से बचाने के लिए, वही बांध जैसी संरचनाएं भयावह बाढ़ का कारण बन सकती हैं। मान लेते हैं कि निचले भागों में नदी के बाढ़ आ जाती थी, आपने क्या किया कि इस वाले भाग में बांध बनाया, यहाँ पर जलाशय बना लिया, तो नदी के जल का जो आधिक्य था आपने इस जलाशय में रोक लिया, और फिर धीरे धीरे करके इस जलाशय के पानी को रिलीज किया निचले भागों में। इससे क्या होगा कि निचले भागों में जो बाढ़ आती थी इन क्षेत्रों में, वह बाढ़ नियंत्रित हो जाएगी। तो इस बांध बनाने की योजना का, परियोजना का एक उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण भी है। लेकिन कई बार क्या होता है कि स्थितियां नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं, और स्थितियां नियंत्रण से जब बाहर हो जाती हैं तो क्या हुआ कि मान लीजिए किसी क्षेत्र में बहुत अधिक वर्षा हो गई, और बहुत अधिक वर्षा होने के चलते जल जो है बहुत अधिक मात्रा में इस नदी में आ गया। तो इस नदी में बहुत अधिक जल के आने से क्या होगा कि सारा जल आके इस जलाशय में भर जाएगा आके, क्योंकि ये भंडार है जल का। तो जब इस जलाशय में जल, इसकी जो वहन क्षमता है या इसकी जो स्टोर करने की कैपेसिटी है या इसको भंडारित करने की जो क्षमता है, उससे जब ज़्यादा जल इसमें भंडारित हो जाएगा तो जल इसके तटों से बाहर की ओर तेजी से फैलेगा, और इस जलाशय के आसपास के क्षेत्रों में भारी बाढ़ आ जाएगी। और अगर आप लोग आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ से बचाना चाहते हैं
तो बांध से एकदम अगर पानी रिलीज करेंगे तो निचले क्षेत्रों में बाढ़ और ज़्यादा भयानक आ जाएगी। इसलिए कई बार क्या होता है कि बांधों से छोड़े जाने वाले जल की अधिकता के चलते कभी कभी निचले भागों में बाढ़ भी आ जाती है। इसके अलावा एक चिंता ये है कि जब नदी का मार्ग इस तरीके से अवरोध मुक्त था और नदी अपने मार्ग से होकर फ्री होकर बह रही थी, तो नदी क्या करती थी कि जो अवसाद ऊपरी भागों से लाती थी, उन अवसादों को अपने तटों से इस तरफ, निचले भागों में इस तरफ, जब नदी में बाढ़ आती थी तो अपने साथ लाए हुए अवसादों को नदी अपने तटों के दोनों ओर निक्षेपित कर देती थी। इससे क्या होता था कि इन वाले क्षेत्रों में नवीन जलोढ़ निक्षेपित हो जाता था, इस वाले क्षेत्र में भी नवीन जलोढ़ निक्षेपित हो जाता था। इससे क्या होता था कि इन क्षेत्रों की जो मृदा होती थी वह और अधिक उपजाऊ हो जाती थी, क्योंकि ये क्षेत्र जो होते थे खादर के क्षेत्र होते थे। खादर मृदा को आप लोगों ने पढ़ा ही था कि नदियों में आने वाली बाढ़ के चलते प्रत्येक वर्ष रिन्यू हो जाती है, नवीकृत हो जाती है। अब आपने क्या किया, यहाँ पर बांध बना दिया और इस बांध के पीछे एक जलाशय बना लिया। तो जो नदी अपने साथ जो अवसाद लेकर आती है, उन अवसादों को इस जलाशय में ही निक्षेपित कर देती है। और ये जो अवसाद है जिनसे कि खादर मृदा निर्मित होती है, ये अवसाद आगे नहीं जा पाते और यहाँ पर जो नवीन जलोढ़ या खादर मृदा का क्षेत्र जो था वह रिन्यू नहीं हो पाता है और इससे मृदा की उर्वरता घटती है। एक समस्या ये भी है। इसके अलावा जिस क्षेत्र में बांध बनाया जाता है उस क्षेत्र में, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपने बांध बनाया और बांध बनाकर इस वाले क्षेत्र में, जो कि सैकड़ों वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र हो सकता है, तो इस क्षेत्र में एक साथ जब बहुत बड़ी मात्रा में जल एकत्रित होता है तो उस जल के दबाव से इस क्षेत्र में निचले भाग में चट्टानों पर दबाव पड़ता है और चट्टानों पर जब दबाव पड़ता है तो इस क्षेत्र में भूकंप आने की संभावना बढ़ जाती है। भूकंप के प्राकृतिक कारणों में आप लोगों ने पढ़ लिया था, प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से, ज्वालामुखी उद्गार की वजह से, चट्टानों में बलन होने से, भ्रंशन होने से भी भूकंप आते हैं। मानव निर्मित कारणों में या मानवीय कारणों में क्या क्या हो सकते हैं, खनन क्रियाएं हों या परमाणु विस्फोट होता है तब भी भूकंप आ सकता है। इसके अलावा जलाशय या जो बांध के जो क्षेत्र होते हैं उन क्षेत्रों में जल के अत्यधिक भार के चलते भी इस क्षेत्र में भूकंप आने की प्रायिकता अधिक होती है। तो एक समस्या बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं से संबंधित ये भी है। इसके अलावा जब इस क्षेत्र में हमेशा बहुत बड़ी मात्रा में पानी यहाँ पर भरा रहेगा तो इस क्षेत्र में जल जनित बीमारियों के होने की संभावना बढ़ जाएगी। जैसे पानी इस क्षेत्र में हमेशा भरा रहेगा तो यहाँ पर मच्छर या अन्य जो सूक्ष्म कीट पतंगे हैं उनकी संख्या अधिक हो जाएगी और उनकी संख्या अधिक होने से उस क्षेत्र में बहुत सारी जल जनित बीमारियां होने की संभावना बढ़ जाएगी। फसलों में भी कुछ कीट इत्यादि की बीमारियां होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो ये कुछ ऐसी चिंताएं हैं जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं से जुड़ी हुई हैं। अब यहाँ पर आपकी किताब में यही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं से जुड़ी चिंताओं में, जिन्हें अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है। जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे थे बहुउद्देशीय परियोजनाएं और बड़े बांध नए पर्यावरणीय आंदोलनों जैसे नर्मदा बचाओ और टिहरी बांध आंदोलन के कारण भी बन गए हैं। इन परियोजनाओं का मुख्य विरोध मुख्य रूप से स्थानीय समुदायों के बृहद स्तर पर विस्थापन के कारण है। हम लोगों ने समझा था कि जिन लोगों की ज़मीनें होंगी, जो कृषि योग्य भूमि होगी, वह जलमग्न हो जाएगी, उनकी बस्तियां उजड़ जाएंगी। जलमग्न हो जाएंगी तो वे लोग आंदोलन करने पर उतारू हो जाएंगे। जैसे नर्मदा नदी पर जो सरदार सरोवर परियोजना बनाई गई है या टिहरी बांध आंदोलन है, उन सब आंदोलनों का कारण वहाँ से जो स्थानीय जनता है उसका विस्थापन ही है। तो इन्हीं सब कारणों की चर्चा यहाँ पर लिखी गई है। जैसे मृदा के संदर्भ में हम लोगों ने पढ़ा था, बांध के जलाशय पर तलछट जमा होने का अर्थ ये भी है कि ये तलछट, जो कि एक प्राकृतिक उर्वरक है जिससे
नवीन जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है खादर क्षेत्रों में, वह बाढ़ के मैदानों तक नहीं पहुंचती, जिसके कारण भूमि निम्नीकरण की समस्याएं बढ़ती हैं। तो इन्हीं सब सारी चीज़ों की चर्चा यहाँ पर की गई है। तो यहाँ तक हम लोगों ने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में पढ़ा और ये समझा कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के कुछ नुकसान भी हैं या बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं से संबंधित कुछ चिंताएं भी हैं। इन चिंताओं को ध्यान में रखते हुए कुछ पर्यावरण विशेषज्ञों ने यह सुझाया है कि वर्षा जल संग्रहण सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय तौर पर बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं का एक अच्छा विकल्प हो सकता है, या वर्षा जल संग्रहण को स्थानीय स्तर पर बढ़ावा दिया जाना चाहिए। ये एक अच्छा विकल्प हो सकता है जल संसाधनों के प्रबंधन का। अब वर्षा जल संग्रहण के बारे में हम लोग कुछ चीज़ों को समझ लेते हैं। वर्षा जल संग्रहण भी भारत के लिए कोई नई चीज़ नहीं है। भारत में प्राचीन काल से ही वर्षा जल संग्रहण की अनेक विधियां प्रचलित थीं। जैसे पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों ने कुल अथवा गुल, पश्चिमी हिमालय जैसी वाहिकाएं नदी की धारा का रास्ता बदलकर खेतों में सिंचाई के लिए बनाई हैं। मैं आपको दिखाता हूं, ये आप लोग देखिए, ये है कुल या गुल, नदी का रास्ता बदल के और खेतों में सिंचाई करने के लिए इस प्रकार की संरचनाएं बनाई हैं। इन्हीं को कुल या गुल कहा जाता है। ये वाली जो नाले जैसी संरचनाएं, जो वाहिकाएं आप लोग देख रहे हैं, इन्हीं को कहा जाता है पश्चिमी हिमालय के क्षेत्र में कुल या फिर गुल भी कहा जाता है। और ये प्राचीन काल से ही बनाई जाती रही हैं। पश्चिमी भारत, विशेषकर राजस्थान में पीने का जल एकत्रित करने के लिए छत वर्षा जल संग्रहण का तरीका आम था, प्राचीन काल से ही हो रहा था। आप लोगों में से जो लोग मुझे राजस्थान के पश्चिमी भाग से देख रहे होंगे, वे लोग इस बात को और विशेष रूप से समझ पा रहे होंगे, क्योंकि उस क्षेत्र में जल की कमी होती है। तो उस क्षेत्र में अभी भी वर्तमान समय में भी वर्षा जल संग्रहण किया जाता है। इस तरीके से जैसे ये कोई घर हो गया, तो घर की छत पर जो वर्षा हुई, आप लोग देख रहे होंगे, ये छत हो गई। रेन वाटर को वहाँ पर पालर पानी कहा जाता है। तो इस रेन वाटर को एक पाइप के जरिए नीचे लाया गया और नीचे एक बने हुए टैंक में उसको स्टोर कर लिया गया और उस टैंक से बाद में आवश्यकता अनुसार जल का प्रयोग कर लिया जाता था। ये एक प्राचीन विधि है जो पश्चिमी राजस्थान के भागों में अभी भी प्रचलित है। पश्चिम बंगाल में बाढ़ के मैदान में लोग अपने खेतों की सिंचाई के लिए बाढ़ जलवाहिकाएं बनाते थे। बाढ़ जलवाहिकाएं का मतलब है कि जब बाढ़ आती थी तो अतिरिक्त जल को चैनल्स के माध्यम से खेतों तक उसको ले जाते थे और अतिरिक्त जल को या बाढ़ के जल को खेतों तक ले जाकर उसका सिंचाई में प्रयोग कर लेते थे। अब यहाँ पर एक और आप लोगों को जानकारी मिलेगी खादीन या जोहड़ के बारे में। नहीं लिखा है तो मैं बता दे रहा हूँ। कुछ क्षेत्रों में खेतों के बीच में ही, विशेष रूप से शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में कृषि योग्य जो भूमि होती है, जैसे खेतों के बीच में ही एक गहरा गड्ढा बना लिया जाता है। तो उस गड्ढे में जल को एकत्रित कर लिया जाता है और उस जल को एकत्रित करने के बाद आवश्यकता अनुसार उस जल का प्रयोग खेतों में सिंचाई इत्यादि के लिए किया जाता है। उसे कहते हैं जोहड़ या खादीन। जैसे आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर कृषि योग्य कोई भूमि होगी, उसके बीच में गहरा भाग है जिसमें जल एकत्रित कर लिया गया है। इसे और अगर अच्छे से देखना चाहें तो इसे देखिए, आप लोग देखेंगे कि खेतों के बीच में ही कृषि योग्य जो भूमि है, शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों की, तो उसके बीच में ही एक गहरा गड्ढा बना लिया गया और इस गड्ढे में जल एकत्रित कर लिया गया और इस जल का प्रयोग आवश्यकता अनुसार आसपास की भूमि में सिंचाई इत्यादि के लिए किया जाता है। इसको कहा जाता है जोहड़। कुछ क्षेत्रों में खादीन भी कहा जाता है। राजस्थान के क्षेत्र में जो भूमिगत जल टैंक बनाए जाते थे उनको टांका कहा जाता है। टांका, जैसे आप लोग अभी ये जो देख रहे थे कि जैसे यहां पर आपने देखा
कि छत पर जो वर्षा हुई, एक पाइप के जरिए उसे एक टैंक में स्टोर कर लिया, भंडार उसका कर लिया और उसका बाद में प्रयोग कर लिया। तो इस प्रकार के जो टैंक बनाए जाते थे पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में, उन्हें कहा जाता था टांका। तो टांके की जानकारी आपको इन वाली इमेजेस से मिल जाएगी। ये टांका आपको दिख रहा है। इसमें क्या किया, इधर वाली साइड से जो वर्षा हुई उसका जल स्टोर कर लिया, और ये गहरे भाग होते थे। और स्टोर करने के बाद ये वाला जो एरिया है, ये इसका कवर, एक ढक्कन तरीका यहाँ पर लगा दिया गया, और इससे बाद में इसको ओपन करके और वहाँ से आवश्यकता अनुसार जल निकाल लिया जाता था और उसका प्रयोग किया जाता था। ये महिला देखिए, इससे बर्तन डाल के इससे जल निकालती हुई दिख रही है आपको। तो आप लोग देखेंगे ये है टांका। तो इस टांके में वर्षा के जल को स्टोर कर लिया गया है, और जब शुष्क ऋतु आती है, जब जल की कमी हो जाती है, तब उस समय में इस टांके में एकत्रित जल का प्रयोग लोग अपनी आवश्यकता अनुसार कर लेते हैं। कुछ क्षेत्रों में, जो घरों के क्षेत्र में वर्षा का जो जल गड्ढा बनाकर घरों में एकत्रित किया जाता था, तो उसके बराबर में ही या उस गड्ढे के बराबर में ही भूमिगत कमरे बना लेते थे। इससे क्या होता था कि गर्मी के दिनों में उन कमरों का तापमान कम रहता था और लोग आसानी से उसमें रह पाते हैं। पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में ये संरचनाएं वर्तमान समय में भी देखने को मिल सकती हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने समझा कि ये पारंपरिक तौर पर वर्षा जल संग्रहण के तरीके हैं। पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में जब से इंदिरा गांधी नहर आई है, जैसे भारत का मानचित्र इस प्रकार से बनाया जाता है। थोड़ा सा तिरछा हो गया, लेकिन बात समझ में आ जाएगी। तो ये राजस्थान का क्षेत्र हो गया। तो यहाँ से इस वाले क्षेत्र में इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। ये नहर जो है, ये हरिके जो बैराज है, वहाँ से निकाली गई है। तो पश्चिमी भाग में इस बारामासी नहर के आ जाने से इस वर्षा जल संग्रहण की जो विधियाँ थीं, उनका प्रचलन काफ़ी कम हो गया है। लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो वर्षा जल संग्रहण के लिए प्रयास करते हैं, क्योंकि उन्हें इस वाले पानी का टेस्ट पसंद नहीं आता। उन्हें जो प्राकृतिक रूप से वर्षा का जो जल संग्रहित किया जाता है, फिर उसको प्यूरीफाई करके पीते हैं, उन्हें वही टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है। तो कुछ क्षेत्रों में अभी भी वर्षा जल संग्रहण किया जाता है, लेकिन इस इंदिरा गांधी नहर के आ जाने से अब राजस्थान के क्षेत्र में परिदृश्य काफ़ी बदल गया है। ये है इंदिरा गांधी नहर, और इसके बारे में आप लोगों को 12th क्लास की NCERT में पढ़ने को मिलेगा। पहले ये क्षेत्र पूरी तरह से शुष्क रहता था, लेकिन जब से ये नहर बनी है और इसमें साल भर जल की आपूर्ति होती है, तब से पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में भी हरियाली वगैरह देखने को मिलती है और लोगों के लिए पेयजल की उपलब्धता भी सुनिश्चित हुई है। अब इसके बाद इस अध्याय में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की चर्चा की गई है। पहला है, सरदार सरोवर बांध गुजरात में नर्मदा नदी पर बनाया गया है। ये भारत की एक बड़ी जल संसाधन परियोजना है, जिसमें 4 राज्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात तथा राजस्थान शामिल हैं। सरदार सरोवर परियोजना गुजरात में 9,490 गांवों तथा 173 कस्बों तथा राजस्थान में 124 गांवों की सूखाग्रस्त तथा मरुस्थलीय भागों की जल की आवश्यकता को पूरा करेगी, और इस परियोजना का उद्घाटन किया जा चुका है 17 सितंबर 2017 को। इस परियोजना के विरोध में एक आंदोलन उत्पन्न हो गया, क्योंकि इस परियोजना के चलते जो किसान या स्थानीय लोग जो विस्थापित हुए, उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया, और उस आंदोलन का जो नेतृत्व किया था वह थी मेधा पाटेकर। आप लोगों ने नाम जरूर सुना होगा। मेधा पाटेकर ने नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किया, और पहले विरोध किया जा रहा था कि ये परियोजना जो है, इससे स्थानीय स्तर पर लोगों का विस्थापन होगा, इसलिए ये परियोजना यहाँ पर ना बने। लेकिन उनके विरोध के बावजूद सरकार ने वो परियोजना कंप्लीट की, और 17 सितंबर 2017 को वह परियोजना शुरू भी कर दी गई, उद्घाटन भी कर दिया गया। अब उस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य इस पर है कि जो लोग विस्थापित हुए हैं उनको
ठीक से उनके पुनर्वास की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। एक और जानकारी दी गई है, एक और इजराइल जैसे 25 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले देश में जल का कोई अभाव नहीं है, तो दूसरी ओर 114 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले हमारे देश में प्रतिवर्ष किसी भाग में सूखा अवश्य पड़ता है। आप लोग देखेंगे कि इजराइल में वर्षा केवल 25 सेंटीमीटर होती है। वर्षा कम होने के बावजूद भी इजराइल में जल की कमी नहीं होती। भारत में वर्षा 114 सेंटीमीटर होती है औसतन। हमारे देश में प्रतिवर्ष किसी भाग में सूखा अवश्य पड़ता है। देश में जल की उपलब्धता और उसके स्वरूप के अनुसार समुचित जल प्रबंधन न होने के कारण ही वर्षा का जल नदी नालों में तेजी से बहकर समुद्र में चला जाता है, जिससे वर्षा के बाद के लगभग 9 महीने देश के लिए पानी की कमी के होते हैं। यही मूल कारण है देश में जलीय अभाव के, जिसे हम उचित प्रबंधन के द्वारा ही नियंत्रित कर सकते हैं। और उचित प्रबंधन के लिए सबसे ज़्यादा प्रभावी उपाय क्या हो सकता है? नदी जोड़ो परियोजना। क्योंकि भारत के एक क्षेत्र में एक ही समय पर सूखा की समस्या होती है और दूसरी ओर बाढ़ आई हुई होती है। एक क्षेत्र में जल की कमी होती है और दूसरी तरफ दूसरे क्षेत्र में बाढ़ आई हुई होती है। तो ऐसी कंडीशन में नदी जोड़ो परियोजना का अगर क्रियान्वयन ठीक तरीके से कर लिया जाए तो बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों से अतिरिक्त पानी को नदियों नहरों के माध्यम से प्रवाहित करके और सूखाग्रस्त क्षेत्रों में अगर ट्रांसफ़र कर दिया जाए तो इससे जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र हैं उनमें बाढ़ भी कम हो जाएगी और सूखाग्रस्त क्षेत्रों में जल की उपलब्धता भी हो जाएगी। लेकिन ये एक बहुत ही महंगी परियोजना है जिस पर अभी भी विचार किया जा रहा है और इस परियोजना के क्रियान्वयन के कंप्लीट होने पर भारत में सूखा और बाढ़ जैसी समस्याओं के समाप्त होने की उम्मीद है। इसके बाद एक जानकारी दी गई है तमिलनाडु। तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहां पर पूरे राज्य में हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण ढांचों का बनाना आवश्यक कर दिया गया है और इस संदर्भ में दोषी व्यक्तियों पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। प्रत्येक घर में इस प्रकार का स्ट्रक्चर बनाया जाएगा तमिलनाडु में कि वे वर्षा जल को संग्रहित कर सकें और अगर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं करता है तो उस पर विधिक कार्रवाई हो सकती है। बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली के बारे में एक जानकारी दी गई है। एक इमेज से समझाया गया है कि मेघालय के क्षेत्र में बांस से नालियां बना ली जाती हैं या बांस का नेटवर्क बना लिया जाता है और उस बांस के द्वारा सिंचाई की जाती है। मेघालय में नदियों व झरनों के जल को बांस द्वारा बने पाइप द्वारा एकत्रित करके 200 वर्ष पुरानी विधि प्रचलित है। लगभग 18 से 20 लीटर सिंचाई पानी बांस पाइप में आ जाता है, उसे सैकड़ों मीटर की दूरी तक ले जाया जाता है। अंत में पानी का बहाव 20 से 80 बूंद प्रति मिनट तक घटाकर पौधे पर छोड़ दिया जाता है। जैसे ये हो गया बांस, आप लोग समझते ही होंगे बांस अंदर से खोखला होता है। तो किसी क्षेत्र में मान लीजिए इसमें ढाल जिस तरफ भी दिख रहा हो, पास से क्लियर नहीं दिख रहा है, जैसे मान लेते हैं कि इधर वाले क्षेत्र में ऊंचाई है तो बांस को इस प्रकार से एडजस्ट किया जाता है कि ऊंचाई वाले क्षेत्रों से जल प्रवाहित होता हुआ आगे की ओर आ जाए और जहां पर ज़रूरत है वहां पर इस बांस को छोड़ दिया जाता है और इससे जल जो है वह बूंद बूंद के रूप में पौधे पर गिरता रहता है। तो इससे भी सिंचाई की जाती है और बांसों का नेटवर्क भी बना लिया जाता है। जैसे आप लोग देख रहे होंगे कि ये बांस की नालियाँ बना ली गई हैं, नेटवर्क बना लिया गया है और इससे पौधों पर जितना आवश्यक मात्रा में जल होता है उतना आवश्यक मात्रा में जल पहुंचा दिया जाता है पौधे पर। तो मेघालय के क्षेत्र में ये विधि बांस द्वारा सिंचाई की प्रचलित है। एक जल जीवन मिशन के बारे में जानकारी दी गई है। इस मिशन की घोषणा 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। भारत सरकार ने जल जीवन मिशन की घोषणा करके ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने और विशेष रूप से जीवन यापन को आसान बनाने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। जल जीवन मिशन का लक्ष्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार को लंबी अवधि के आधार पर नियमित रूप से प्रति व्यक्ति 55 लीटर के सेवा स्तर पर पीने योग्य पाइप के पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने में सक्षम बनाना है। तो प्रत्येक क्षेत्र में जल की उपलब्धता सुनिश्चित करना ही इस जल जीवन मिशन का उद्देश्य है और वर्तमान समय में ये काफ़ी तेज़ी से क्रियान्वित किया जा रहा है। आप लोगों के आसपास के क्षेत्रों में भी देख रहे होंगे कि कुछ गांवों के बीच में एक बड़ा सा टैंक बनाया जाता है
और उस टैंक से पाइप्स का एक नेटवर्क बिछाया जाता है और उस पाइप नेटवर्क के माध्यम से प्रत्येक घर में शुद्ध पीने का पानी उपलब्ध कराया जाएगा और पानी को काफ़ी गहराई से निकाला जाएगा और उसको आधुनिक विधियों से स्वच्छ किया जाएगा और फिर उस स्वच्छ जल की आपूर्ति प्रत्येक घर में पाइप के द्वारा की जाएगी। ये टारगेट है इस जल जीवन मिशन का। एक और इंटरेस्टिंग जानकारी दी गई है कि मेघालय की राजधानी शिलांग में छत वर्षा जल संग्रहण प्रचलित है। ये रोचक इसलिए है क्योंकि मेघालय में ही चेरापूंजी और मौसिनराम के क्षेत्र हैं और मौसिनराम और शिलांग के बीच में 55 किलोमीटर की दूरी है। चेरापूंजी और मौसिनराम जहां विश्व की सबसे अधिक वर्षा होती है, शिलांग से 55 किलोमीटर की दूरी पर ही स्थित हैं और शिलांग शहर पीने के जल की कमी की गंभीर समस्या का सामना करता है। शहर के लगभग हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था है। घरेलू जल आवश्यकता की कुल मांग के लगभग 15 से 25% हिस्से की पूर्ति छत वर्षा जल संग्रहण व्यवस्था से ही होती है। एक मानचित्र देखिए, ये भारत का मानचित्र हो गया, इसमें यहाँ पर ये मेघालय राज्य हो गया। अब इसको यहाँ पर दिखाया गया है कि ये हो गया शिलांग का क्षेत्र और ये हो गया मौसिनराम का क्षेत्र। मौसिनराम के क्षेत्र में विश्व की सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, यहाँ पर लिखा हुआ भी है 11,873 मिलीमीटर वर्षा होती है साल भर में, जो कि विश्व में सर्वाधिक होती है। इस सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र से केवल 55 किलोमीटर की दूरी पर शिलांग शहर है और शिलांग शहर में पीने के पानी की कमी है और 15 से 25% के आसपास पीने के जल की पूर्ति वर्षा जल संग्रहण के माध्यम से की जा रही है। यही चीज़ यहाँ पर भी दिखाई गई है कि ये शिलांग का एरिया हो गया, ये मौसिनराम का एरिया हो गया, ये चेरापूंजी का एरिया हो गया। तो जो मौसिनराम चेरापूंजी के जो स्थान है, इनमें विशेष रूप से मौसिनराम, यहाँ पर विश्व की सबसे ज़्यादा वर्षा होती है और इससे ठीक 55 किलोमीटर दूरी पर है शिलांग, जहाँ पर जल की भारी कमी है और यहाँ पर वर्षा जल संग्रहण से 15 से 25% जल की पूर्ति की जाती है। यहाँ पर एक और जानकारी दी गई है कि कृष्णा गोदावरी विवाद की शुरुआत महाराष्ट्र सरकार द्वारा कोयना पर जल विद्युत परियोजना के लिए बांध बनाकर जल की दिशा परिवर्तन कर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश सरकारों द्वारा आपत्ति जताए जाने से हुई है। मैंने पहले ही आप लोगों को बताया था कि नदियों के जल को लेकर विभिन्न राज्यों के बीच में विवाद उत्पन्न हुए हैं। कृष्णा गोदावरी विवाद की शुरुआत तब हुई है जब महाराष्ट्र ने कोयना पर एक बांध बनाया है। उस बांध के बनाने से क्या हुआ है कि इन राज्यों के कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बात हो रही, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्यों में पड़ने वाले नदी के निचले हिस्सों में जल प्रवाह कम हो जाएगा और कृषि और उद्योग पर विपरीत असर पड़ेगा। इसलिए कृष्णा गोदावरी विवाद की शुरुआत हुई है महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना इत्यादि राज्यों के बीच में। विभिन्न नदियों के बीच में अंतर्राज्यीय विवाद चल रहे हैं, जैसे इस मानचित्र में दिखाया गया है। रावी और ब्यास नदियों के बीच में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के राज्यों के बीच, नर्मदा को लेकर मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान के बीच, महादाई या मांडोवी नदी को लेकर गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र के बीच में, कृष्णा नदी को लेकर महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना इत्यादि राज्यों के बीच में, गोदावरी नदी के जल के विवाद है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा, मध्य प्रदेश इत्यादि राज्यों के बीच में। ये सब आगे की जो 12th क्लास की NCERT है उसमें और ज़्यादा डिटेल में आएगा, तब हम लोग इन सब चीज़ों को पढ़ लेंगे। कुछ और तथ्यात्मक जानकारी दी है, उसे भी पढ़ लेते हैं। भारत विश्व की वृष्टि का 4% हिस्सा प्राप्त करता है और प्रति वर्ष जल उपलब्धता के संदर्भ में विश्व में इसका स्थान 133वां है। भारत में कुल नवीकरण योग्य जल संसाधन 1897 वर्ग किलोमीटर प्रति वर्ष अनुमानित हैं। एक छोटी सी चिंता व्यक्त की गई है भारत में जल उपलब्धता के संदर्भ में कि ऐसी भविष्यवाणी है कि 2025 तक भारत का एक बड़ा हिस्सा विश्व के अन्य देशों और क्षेत्रों की तरह जल की नितांत कमी महसूस करेगा और 2025 आने में अब ज़्यादा देर नहीं है। तो यहाँ पर कुछ ऐसी तथ्यात्मक जानकारी दी गई थी जिसमें समझाने वाला कुछ भी नहीं है, याद करने वाली ही चीज़ें हैं। और इसके साथ ही ये जल संसाधन से संबंधित अध्याय समाप्त हुआ। अब जो अगला चैप्टर है आपकी कक्षा 10 की NCERT में, वह संबंधित है कृषि से। इस अध्याय में कृषि के बारे में जानकारी दी गई है। इस अध्याय में सबसे पहले कृषि के प्रकारों की चर्चा की गई है।
वर्तमान समय में भारत के विभिन्न भागों में निम्नलिखित प्रकार के कृषि तंत्र अपनाए गए हैं। सबसे पहला जो परिचय दिया गया है वह दिया गया है प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि का। ये कृषि का एक आदिम प्रकार है। ये बहुत ही पुरानी कृषि पद्धति है और ये वही कृषि पद्धति है जिसे हम लोगों ने पहले झूम कृषि पद्धति या स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर सिस्टम या जिसे कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति के तहत पढ़ा था। इस प्रकार की कृषि भारत के कुछ भागों में अभी भी की जाती है। प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि भूमि के छोटे टुकड़ों पर आदिम कृषि औजारों जैसे लकड़ी के हल, जिसे डाव इत्यादि कहते हैं, और खुदाई करने वाली छड़ी तथा परिवार अथवा समुदाय श्रम की मदद से की जाती है। इस प्रकार की कृषि प्रायः मानसून, मृदा की प्राकृतिक उर्वरता और फसल उगाने के लिए अन्य पर्यावरणीय परिस्थितियों की उपयुक्तता पर निर्भर करती है। इस प्रकार की कृषि पद्धति में कोई विशेष आधुनिक कृषि यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जाता। रासायनिक उर्वरकों, रासायनिक कीटनाशकों इत्यादि का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसमें श्रम के आधार पर ही या जो परिवार का, समुदाय का श्रम होता है उसके आधार पर ही प्राकृतिक उर्वरता के द्वारा जितना उत्पादन हो सकता है उतना उत्पादन किया जाता है। ये कर्तन दहन कृषि प्रणाली है। देश के विभिन्न भागों में इस प्रकार की कृषि को विभिन्न नामों से जाना जाता है। ये कर्तन दहन स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर है। इसी को प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि भी कहा जाता है। कर्तन दहन कृषि पद्धति स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, इसी को शिफ्टिंग कल्टीवेशन या स्थानांतरित कृषि कहा जाता है। इसके बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, एक बार फिर से समझ लेते हैं। इसमें क्या करते हैं कि किसान या उसका परिवार मिलकर वनों के किसी क्षेत्र को काटता है और साफ करता है और उन वृक्षों को उसी खेत में जला देता है। तो उससे जो राख वगैरह मिलती है उसी खेत में उसे मिला देता है। इससे उस खेत में कुछ प्राकृतिक उर्वरता आ जाती है। बाद में पारंपरिक टूल्स की मदद से, जैसे कोई छड़ी हो गई या जो लकड़ी का हल इत्यादि हो गया, उससे उस खेत को जोतता है, उसमें बीज बोता है और प्राकृतिक तरीके से ही उत्पादन करता है। तो इस प्रकार की कृषि में उत्पादन बहुत ही सीमित मात्रा में होता है और जो उत्पादन होता है वह परिवार की केवल खाद्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही हो पाता है। इसे कहा जाता है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। इसमें क्या होता है कि किसान उस खेत पर कुछ सालों तक खेती करता है और कुछ सालों तक खेती करने के बाद जब उस खेत की उर्वरता समाप्त हो जाती है तो किसान किसी नए क्षेत्र में खेत को विकसित करता है, फिर से वृक्षों को काटता है, उनको जलाता है, फिर से खेत तैयार करता है और उसमें खेती करता है। तो कुछ सालों तक जब नए खेत पर खेती करता रहता है तो जब कुछ सालों के बाद उस खेत की भी उर्वरता समाप्त हो जाती है तो या तो वह पिछले वाले खेत पर वापस आ जाता है, क्योंकि परती छोड़ देने से, भूमि को बिना फसलों के छोड़ देने से उसकी प्राकृतिक उत्पादकता कुछ हद तक बढ़ जाती है, तो वह पिछली वाली भूमि पर वापस आ जाता है। या फिर से किसी नए क्षेत्र में वृक्षों को काटता है और उसे खेत में बदलता है, उसमें खेती कर देता है। तो किसान एक खेत से दूसरे खेत में शिफ्ट होता रहता है, स्थानांतरित होता रहता है। इसलिए इस प्रकार की कृषि पद्धति को स्थानांतरित कृषि या शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी कहा जाता है। इस बात को हम लोगों ने पिछली क्लासेस में कई बार समझा है, उसी की चर्चा यहाँ पर की गई है कि ये कर्तन दहन कृषि पद्धति है। देश के विभिन्न भागों में इस प्रकार की कृषि को विभिन्न नामों से जाना जाता है। भारत में किन किन नामों से इस प्रकार की खेती को जाना जाता है उसे हम लोग बाद में पढ़ेंगे। मैं आप लोगों को एक चित्र दिखा के फिर से समझा देना चाहता हूँ। जैसे आप लोग देखेंगे कि इस वाले क्षेत्र में, इधर वाले क्षेत्र में क्या किया, किसी परिवार ने अपने सभी परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर इस वाले क्षेत्र में वृक्षों को काटा, उनको जला दिया, फिर इस वाली भूमि को कृषि भूमि में बदल लिया। तो यहाँ पर प्राकृतिक रूप से जो कुछ भी फसलें कुछ सालों तक उसने उगाई, तो जब इस खेत में प्राकृतिक उर्वरता कुछ सालों के बाद समाप्त हो गई तो वह इस खेत को छोड़कर किसी नई भूमि को फिर से वृक्षों को काटेगा, फिर से उनको जलाएगा, खेत तैयार करेगा, फिर वहाँ पर खेती करेगा। तो इस प्रकार से एक खेत से दूसरे खेत में शिफ्ट भी होता रहता है। तो इसलिए इस प्रकार की खेती को शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं। वृक्षों को काटने, जलाकर खेत तैयार करने के कारण इस प्रकार की खेती को स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर या कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति भी कहा जाता है।
ये दूसरी इमेज हो गई, उसमें भी यही सब दर्शाया गया है। अब हम लोग समझ लेते हैं कि भारत में ये जो प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, जिसे कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति भी कहा जाता है, इसके अलग अलग क्षेत्रों में कौन कौन से नाम हैं। उत्तर पूर्वी राज्यों असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में इसे झूम कृषि कहा जाता है। झूम। अब यहाँ पर जो भी नाम दिए गए हैं वो नाम आप लोगों को याद करने वाले हैं, इसमें समझाना कुछ भी नहीं। आप लोग अगर यहाँ से स्लाइड से अगर याद कर सकते हैं तो यहाँ से याद कर लें, एनसीईआरटी की किताब में अंडरलाइन करके याद कर सकते हैं तो वहाँ से याद कर लें, या फिर एक नोटबुक में लिस्ट बना लें और उस तरीके से याद कर लें। तो जैसे भी आप कंफर्टेबल हों, इन सारे नामों को आप लोग जरूर याद कर लें, क्योंकि प्रीलिम्स में ऐसे प्रश्नों को पूछे जाने की संभावना अधिक होती है। उत्तर पूर्वी राज्यों में इसे झूम कहा जाता है, मणिपुर में पामलू कहा जाता है, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसे दीपा कहा जाता है। विश्व के कुछ क्षेत्रों में भी इस कृषि पद्धति के अलग अलग नाम दिए गए हैं। जैसे कर्तन दहन प्रणाली कृषि को मैक्सिको और मध्य अमेरिका में मिल्पा कहा जाता है, वेनेजुएला में कोनुको, ब्राजील में रोका, मध्य अफ्रीका में मसोले कहा जाता है, इंडोनेशिया में लदांग और वियतनाम में रे के नाम से जाना जाता है। इसके बाद अगला जो पैराग्राफ दिया है, इसमें भी भारत के कुछ अन्य क्षेत्रों में भी जो स्थानांतरित कृषि के अन्य नाम हैं उनकी जानकारी दी गई है। भारत में भी ये प्रारंभिक किस्म की खेती अनेक नामों से जानी जाती है। मध्य प्रदेश में बेबर या दहिया, आंध्र प्रदेश में पोडू अथवा पेंडा, ओडिशा में पामाडाबी या कोमान या बरींगा, पश्चिमी घाट में कुमारी, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में बालरे या बाल्ट्रे, हिमालय क्षेत्र में खिल, झारखंड में कुरवा और उत्तर पूर्वी प्रदेशों में झूम इत्यादि इसके नाम हैं। तो यहाँ पर जो ये नाम दिए गए हैं भिन्न भिन्न क्षेत्रों में, इन नामों को आप लोगों को रट लेना है, याद कर लेना है। हो सकता है कि इससे संबंधित प्रश्न कभी किसी प्रारंभिक परीक्षा में आप लोगों को मिल जाए। प्रारंभिक जो जीविका निर्वाह कृषि थी, उसके बाद जो दूसरा वर्ग है कृषि का, उसमें गहन जीविका कृषि की जानकारी दी गई है। ये कृषि थोड़ी सी प्रारंभिक जीविका निर्वाह की तुलना में थोड़ी सी उन्नत प्रकार की होती है, लेकिन इसमें भी जो उत्पादन किया जाता है उसका अधिकांश भाग परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही किया जाता है। इसमें भी उत्पादन इतना अधिक नहीं होता कि उत्पादन का जो अधिकांश भाग है उसे बाजार में बेचा जा सके। तो ये प्रारंभिक जीविका की तो तुलना में थोड़ी सी एडवांस होती है, लेकिन उसके बाद भी इसमें जो उत्पादन होता है वह परिवार की आवश्यकताओं के लिए ही हो पाता है। इस प्रकार की कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहां भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है। ये श्रम गहन खेती है जहां अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में जैव रासायनिक निवेशों और सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। तो ये प्रारंभिक जो जीविका निर्वाह कृषि थी स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, उसकी तुलना में तो कुछ उन्नत होती है, लेकिन इसमें भी अधिक उत्पादन नहीं हो पाता कि अधिशेष को बाजार में बेचा जा सके। घरेलू जो खपत है खाद्यान्नों की, तो उतना ही इसमें उत्पादन हो पाता है। वाणिज्यिक कृषि अगला प्रकार है कृषि का। ये जो वाणिज्यिक कृषि होती है ये सबसे उन्नत प्रकार की कृषि होती है। इसमें फसलों का उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाता है। फसलों का उत्पादन बहुत अधिक होता है और फसलों के जो आधिक्य होता है उसका बड़ा भाग, या फसलों का जो आधिक्य है अधिकांश भाग जो होता है वह बाजार में बेचा जाता है और उससे लाभ कमाया जाता है। तो उसे कहते हैं वाणिज्यिक कृषि। इस प्रकार की कृषि के मुख्य लक्षण आधुनिक निवेशों जैसे अधिक पैदावार देने वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के प्रयोग से उच्च पैदावार प्राप्त करना है। कृषि के वाणिज्यीकरण का स्तर विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग है। उदाहरण के लिए हरियाणा और पंजाब में चावल वाणिज्य की एक फसल है, परंतु उड़ीसा में यह एक जीविका फसल है। पंजाब हरियाणा में जो चावल उगाया जाता है तो उसका अधिकांश भाग बाजार में बेचा जाता है, लेकिन उड़ीसा में जो चावल उगाया जाता है उसका अधिकांश भाग घरेलू खपत में ही प्रयोग कर लिया जाता है। इसलिए पंजाब हरियाणा के क्षेत्रों में चावल एक वाणिज्यिक फसल है और उड़ीसा के क्षेत्र में एक जीविका फसल है। रोपण कृषि। रोपण कृषि वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार होता है और रोपण कृषि में बड़े बड़े
खेतों में एकल फसल बोई जाती है, सिंगल क्रॉप बोई जाती है, और रोपण कृषि में जो फसल बोई जाती है उसका जो उत्पाद होता है वह उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसलिए इसमें लिखा होगा कहीं, रोपण कृषि उद्योग और कृषि के बीच एक अंतरपृष्ठ या इंटरफेस है। इसका मतलब ये हो गया कि जो रोपण कृषि से जो पैदावार प्राप्त होती है, जो उत्पाद प्राप्त होता है, वह उत्पाद उद्योगों के क्षेत्र में एक कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है, या कुछ उद्योग ऐसे होते हैं जो रोपण कृषि पर ही निर्भर होते हैं। ये मतलब हुआ, इसीलिए रोपण कृषि उद्योग और कृषि के बीच में एक इंटरफेस है। उदाहरण से समझ लीजिएगा, जैसे गन्ना है, ये एक रोपण कृषि के अंतर्गत आने वाली फसल है। तो गन्ने से जो उत्पाद प्राप्त होता है वह चीनी उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसलिए लिखा है कि जो रोपण कृषि है वह उद्योग और कृषि के बीच में एक इंटरफेस के रूप में काम करता है। रोपण कृषि व्यापक क्षेत्र में की जाती है, अत्यधिक पूंजी और श्रमिकों की सहायता से की जाती है। ये एक श्रम गहन कृषि है और पूंजी की भी बड़े पैमाने पर जरूरत होती है इस प्रकार की कृषि में। इससे प्राप्त सारा उत्पादन उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है, जैसे चाय, कॉफी, रबड़, गन्ना, केला इत्यादि महत्वपूर्ण भारत में रोपण फसलें हैं। अगला टॉपिक है सस्य प्रारूप या क्रॉपिंग पैटर्न। पहले तो समझ लीजिएगा कि सस्य प्रारूप या क्रॉपिंग पैटर्न का मतलब क्या होता है। किसी निश्चित क्षेत्र में फसलों के वार्षिक क्रम और स्थानिक व्यवस्था को कहा जाता है सस्य प्रारूप या फिर क्रॉपिंग पैटर्न। भारत में स्थलाकृतिक विविधता बहुत अधिक है, जलवायविक विविधता अधिक है। इस वजह से भारत के अलग अलग क्षेत्रों में और अलग अलग समय पर अलग अलग प्रकार की फसलें बोई जाती हैं। तो भारत में स्थलाकृतिक विविधता और जलवायु विविधता के चलते फसलों का जो वार्षिक क्रम है और जो उनका स्थानिक वितरण है उसको ध्यान में रखते हुए भारत में 3 फसल ऋतुएं मानी गई हैं, और इन्हीं फसल ऋतुओं की चर्चा आपके इस अध्याय में सस्य प्रारूप के अंतर्गत की गई है। भारत में 3 सस्य ऋतुएं हैं। सस्य का मतलब होता है फसल। फसल अन्य शब्द है सस्य के लिए, और इंग्लिश वर्ड होता है क्रॉप। भारत में 3 सस्य ऋतुएं हैं, तो सस्य का मतलब हो गया भारत में 3 फसल ऋतुएं हैं, रबी, खरीफ और जायद। रबी फसलों को समझ लीजिएगा। रबी फसलें अक्टूबर नवंबर के महीने में बोई जाती हैं और अप्रैल और मई के महीने में काटी जाती हैं। तो इन फसलों को कम मात्रा में वर्षा की आवश्यकता होती है और मध्यम तापमान की आवश्यकता होती है। इनमें जो मुख्य फसलें होती हैं वे हो गई गेहूँ, मसूर, सरसों, चना। ये फसलें भारत में मुख्य रबी फसलें हैं। गेहूँ, जौ, मटर, चना और सरसों कुछ मुख्य रबी फसलें हैं। खरीफ फसलें। खरीफ ऋतु में ऐसी फसलें बोई जाती हैं जिन्हें अधिक जल की और अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। इस फसल ऋतु में ऐसी फसलें बोई जाती हैं जो मानसून के आगमन के साथ बोई जाती हैं। मानसून के आगमन का मतलब हो गया कि जून जुलाई में बोई जाती हैं और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती हैं। इस फसल ऋतु में बोई जाने वाली जो प्रमुख फसलें हैं वे चावल हो गई, कपास, मक्का, उड़द, मूंग, अरहर इत्यादि हो गई। ये सारी फसलें इस खरीफ फसल ऋतु में बोई जाती हैं। यही सारी चीज़ें लिखी हैं, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली और सोयाबीन इत्यादि खरीफ ऋतु में बोई जाने वाली प्रमुख फसलें हैं। यहाँ पर एक विशिष्ट जानकारी दी गई है धान या चावल की फसल के बारे में कि असम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में धान की 3 फसलें औस, अमन और बोरो बोई जाती हैं। असम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के क्षेत्र में तापमान की अनुकूलता और जल की उपलब्धता की अनुकूलता के चलते एक ही साल में 3 बार धान उगाया जाता है। तो अलग अलग समय पर उगाए जाने वाले धान को अमन, औस, बोरो के नाम से जाना जाता है। किस टाइम पे अमन बोया जाता है, किस टाइम पे बोरो और किस टाइम पे औस, उसके लिए मैंने एक टेबल ले ली है। इधर क्रॉप सीजन लिखा हुआ है, मानसून या खरीफ, इधर रबी, इधर स्प्रिंग। यहाँ पर लोकल या स्थानीय नाम लिखे हुए हैं। औस पश्चिम बंगाल और बिहार के क्षेत्र में,
सोइंग टाइम इसका मतलब है मई जून के समय ये बोया जाता है। औस की सीजन में जो धान बोया जाता है वह मई जून में, और उसकी कटाई होती है सितंबर अक्टूबर में। अमन या फिर अघानी इसे जून जुलाई में बोया जाता है, नवंबर दिसंबर में काटा जाता है। डलुआ उड़ीसा में कहा जाता है, बोरो बंगाल के क्षेत्र में कहा जाता है। इस फसल ऋतु में जो बुआई होती है नवंबर दिसंबर में, और इसके जो फसल की कटाई होती है वह मार्च अप्रैल में। और ये औस अमन बोरो से संबंधित प्रश्न एक बार आईएएस की परीक्षा में भी पूछा जा चुका है। तो ये जो जानकारी यहाँ पर जो दी है इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, और इनका जो शोइंग बोने का टाइम और उनकी जो कटाई का टाइम है उसको आप लोग यहाँ से इस टेबल से याद कर लीजिएगा। तीसरी जो फसल ऋतु है वह हो गई जायद फसल ऋतु। रबी और खरीफ फसल ऋतुओं के बीच ग्रीष्म ऋतु में बोई जाने वाली फसल को जायद कहा जाता है, और इसमें मुख्यतः तरबूज, खरबूजे, खीरे, सब्जियां और चारे इत्यादि की फसलों की खेती की जाती है। भारत में उगाई जाने वाली मुख्य फसलों के बारे में अब यहाँ पर जानकारी दी गई है। चावल, गेहूं, मोटे अनाज, दालें, चाय, कॉफ़ी, गन्ना, तिलहन, कपास और जूट इत्यादि के बारे में अब यहाँ पर कुछ जानकारी दी गई है। भारत की जो मुख्य खाद्य फसल है वह चावल है। भारत में अधिकांश लोगों का खाद्यान्न चावल है। हमारा देश चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। वर्तमान समय में भी यही स्थिति बनी हुई है। ये एनसीईआरटी काफ़ी पहले लिखी गई होगी, लेकिन वर्तमान समय की भी स्थिति यही है कि चीन के बाद भारत चावल और गेहूं दोनों का ही दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। भारत में ये एक खरीफ की फसल है जिसे उगाने के लिए उच्च तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक का तापमान होने चाहिए और 100 सेंटीमीटर से अधिक की वर्षा होनी चाहिए। और जिन क्षेत्रों में वर्षा नहीं है वहाँ पर सिंचाई के द्वारा आर्द्रता या नमी उपलब्ध कराई जाती है और उसके बाद चावल की फसल उगाई जाती है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में इसे सिंचाई करके उगाया जाता है। चावल के अंतर्गत अगर क्षेत्र की बात करें तो आप लोग देखेंगे कि ये जो एरिया है, यहाँ से यहाँ तक का एरिया, ये एरिया और ये असम का क्षेत्र, ब्रह्मपुत्र घाटी, ये चावल का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। इससे लगा हुआ कुछ एरिया ऐसा है जो सेकेंडरी प्रोड्यूसर है। इधर के क्षेत्र में ये एरिया, ये चावल के सेकेंडरी उत्पादक क्षेत्र हैं। गेहूं भारत की दूसरी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है जो देश के उत्तर और उत्तर पश्चिमी भागों में पैदा की जाती है। गेहूं भारत में रबी की फसल के रूप में उगाया जाता है और इसे मध्यम तापमान और मध्यम वर्षा की आवश्यकता होती है। रबी की फसल को उगाने के लिए शीत ऋतु और पकने के समय खिली धूप की आवश्यकता होती है। इसे उगाने के लिए समान रूप से वितरित 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। मोटे अनाज, मोटे अनाजों में शामिल होते हैं ज्वार, बाजरा, रागी इत्यादि। भारत में ज्वार, बाजरा और रागी उगाए जाने वाले मुख्य मोटे अनाज हैं। यद्यपि इन्हें मोटा अनाज कहा जाता है, परंतु इनमें पोषक तत्वों की मात्रा अत्यधिक होती है। इन्हें मोटा अनाज इसलिए कहा जाता है, क्वार्ट्स ग्रेन, क्योंकि ये जो अनाज होते हैं ये कम संसाधनों के साथ ही कम उत्पादक भूमि में भी और कम जल की उपलब्धता में भी आसानी से इनको उगाया जा सकता है, इसलिए इन्हें कहा जाता है मोटा अनाज। इन्हें कहा जरूर जाता है मोटा अनाज, लेकिन इनमें पोषक तत्वों की काफ़ी अधिकता होती है। रागी में प्रचुर मात्रा में लोहा, कैल्शियम और सूक्ष्म पोषक तत्व और भूसी मिलती है। क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से ज्वार देश की तीसरी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है गेहूं के बाद। अब इसमें देखेंगे गेहूं का उत्पादक क्षेत्र यहाँ पर दिखाया गया है, क्योंकि हमने पिछली स्लाइड पर पहले गेहूं के बारे में पढ़ा था। तो जो गेहूं के उत्पादक क्षेत्र, मुख्य उत्पादक क्षेत्र हैं, आप लोग देख पा रहे होंगे ये वाले जो क्षेत्र हैं, इनमें जम्मू कश्मीर का दक्षिणी भाग, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड का कुछ भाग, पंजाब, हरियाणा और ये उत्तरी राजस्थान, इसके बाद ये हो गया
पश्चिमी और मध्य उत्तर प्रदेश और उत्तरी मध्य प्रदेश ये गेहूं के प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों में शामिल हैं। सेकेंडरी या गौण उत्पादक क्षेत्रों में देखें तो आप लोग देखेंगे राजस्थान का पूर्वी भाग, कुछ भाग गुजरात का है, कुछ मध्य प्रदेश का भी भाग है, महाराष्ट्र का भी कुछ भाग है जहां पर गेहूं उत्पादन किया जाता है। और इसके अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश का कुछ भाग और उत्तरी बिहार का कुछ भाग गेहूं का सेकेंडरी उत्पादक भाग है। इन मानचित्रों का आप लोग अभ्यास साथ साथ में जरूर करते जाइएगा। बाजरा ये बलुआ और उथली काली मिट्टी पर उगाया जाता है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा इसके मुख्य उत्पादक राज्य हैं। रागी शुष्क प्रदेशों की फसल है और ये लाल, काली, बलुआ, दोमट और उथली काली मिट्टी पर अच्छी तरह उगाई जाती है। रागी के प्रमुख उत्पादक जो राज्य हैं कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश हैं। अब आप लोग यहाँ पर इन स्लाइड्स को पढ़ के समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पर तथ्यात्मक जानकारी दी गई है। यहाँ पर इन सब चीज़ों में एक्सप्लेन करने वाला कुछ नहीं है। जैसे रागी के प्रमुख उत्पादक राज्य कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश हैं। अब इसमें एक्सप्लेन करने वाला, समझाने वाला कुछ नहीं है, इसमें याद करने वाली चीज़ें हैं। याद करने का तरीका क्या हो सकता है वह मैं बता दे रहा हूँ। रागी के प्रमुख उत्पादक राज्य यहाँ पर दिए गए हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। जो 6 मुख्य बड़े राज्य हैं उनको दिया गया है। आप क्या करिए कि प्रत्येक फसल के शुरुआत के 2-3 राज्य याद कर लीजिएगा उसी क्रम में, इतना ही आपकी परीक्षा के लिए पर्याप्त होगा। अगली जानकारी मक्का के बारे में दी गई है। मक्का एक ऐसी फसल है जो खाद्यान्न व चारा दोनों रूपों में प्रयोग होती है। एक खरीफ की फसल है और 21 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में जो तापमान वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर मक्का का उत्पादन होता है। मक्का का उत्पादन किसी एक क्षेत्र विशेष में केंद्रित नहीं है। मक्का वितरित रूप से भारत के कुछ क्षेत्रों में उगाई जाती है। 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान में और पुरानी जलोढ़ मिट्टी पर ये अच्छी प्रकार से उगाई जाती है। बिहार जैसे कुछ राज्यों में मक्का रबी की ऋतु में भी उगाई जाती है। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना मक्का के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। इनमें भी शुरुआत के 2-3 याद कर लीजिएगा, इतना ही पर्याप्त होगा। पूरी लिस्ट याद करने की जरूरत नहीं है। दालें। भारत विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक तथा उपभोक्ता देश है। शाकाहारी खाने में दालें सबसे अधिक प्रोटीनदायक होती हैं। तुर, जिसे अरहर की दाल भी कहा जाता है, उड़द, मूंग, मसूर, मटर और चना भारत की मुख्य दलहनी फसलें हैं। दालों में प्रोटीन काफ़ी अधिक मात्रा में होता है, तो शाकाहारी खाने में प्रोटीन की पूर्ति करने के लिए दालों को खाने को वरीयता दी जाती है। फलीदार फसलें होने के नाते अरहर को छोड़कर अन्य सभी दालें वायु से नाइट्रोजन लेकर भूमि की उर्वरता को बनाए रखती हैं। यहाँ पर ये बात समझने वाली है। आप लोगों को पता है कि वायुमंडल विभिन्न गैसों से बना हुआ है। वायुमंडल में सर्वाधिक जो प्रतिशत है वह है नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन की आवश्यकता सभी जीवधारियों को होती है, हमारे मानव शरीर में भी होती है, जीव जंतुओं को भी होती है और पौधों को भी होती है। लेकिन जो जीवधारी होते हैं वे नाइट्रोजन को गैसीय रूप में अवशोषित करने में सक्षम नहीं होते हैं। तो इसलिए पहले नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है। नाइट्रोजन को गैसीय रूप से पहले स्थिरीकृत किया जाता है, यौगिकीकृत किया जाता है, उसे नाइट्रोजन के गैसीय रूप से नाइट्रेट में बदला जाता है। नाइट्रेट के रूप में उसे पौधे अब्जॉर्ब करते हैं और पौधों से वह खाद्य श्रृंखला में शामिल हो जाती है और जीव जंतुओं में पहुंचती है। तो नाइट्रोजन को स्थिरीकृत करने वाले कुछ जीवाणु होते हैं, जैसे एजोटोबैक्टर हो गया, एजोस्पाइरिलम हो गया, कई अन्य भी बैक्टीरिया होते हैं। ये बैक्टीरिया दलहनी फसलों की जड़ों में सहजीवी संबंध बनाकर रहते हैं और ये बैक्टीरिया जो दलहनी फसलों की जड़ों में रहते हैं, यही बैक्टीरिया वायुमंडलीय नाइट्रोजन गैस को स्थिरीकृत करके उसे नाइट्रेट में बदल देते हैं और उसे नाइट्रेट में बदल के मृदा में मिला देते हैं। मृदा से वही नाइट्रेट पौधों में जाता है और पौधों से वही नाइट्रेट खाद्य श्रृंखला में शामिल हो जाता है और विभिन्न जीवधारियों में पहुंचता है और विभिन्न जीवधारियों में नाइट्रोजन की जो पूर्ति होती है वह भी पौधों से ही शुरुआत होती है। तो इस प्रकार से दलहनी जो फसलें होती हैं वे मृदा में नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करने में भी योगदान देती हैं और इस प्रकार से मृदा की उर्वरता भी बढ़ाती हैं। लेकिन अरहर में
नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले बैक्टीरिया नहीं रहते हैं। इसलिए अरहर को छोड़कर अन्य सारी दलहनी फसलों में कुछ ऐसे बैक्टीरियाज पाए जाते हैं जो उनकी जड़ों में निवास करते हैं और वे ही जीवाणु नाइट्रोजन का फिक्सेशन या स्थिरीकरण करते हैं। अतः इन फसलों को आमतौर पर अन्य फसलों के आवर्तन में भी बोया जाता है। भारत में मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक दाल के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। यहाँ पे भी शुरुआत के 2-3 नाम याद कर लीजिएगा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, और इतना ही याद करना पर्याप्त है। खाद्यान्नों के अलावा अन्य खाद्य फसलें भी बोई जाती हैं, जैसे गन्ना। गन्ना एक रोपण फसल है, प्लांटेशन क्रॉप है। ये उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल है और इसके लिए तापमान होना चाहिए 21 डिग्री से 27 डिग्री के बीच में, और इसके लिए जो वर्षा होनी चाहिए वह 75 सेंटीमीटर से लेकर 100 सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए। उष्ण और आर्द्र जलवायु में ये बोई जाती है। कम वर्षा वाले प्रदेशों में सिंचाई की आवश्यकता होती है। यहाँ पर एक बात ध्यान रखने वाली है कि ब्राजील के बाद भारत गन्ने का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ये बात सही है। वर्तमान समय में भी ब्राजील दुनिया में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है और ब्राजील के बाद भारत में गन्ना दूसरे नंबर पर सबसे अधिक उपजाया जाता है। लेकिन यहीं पर एक बात ध्यान रखने वाली है कि अभी हाल ही में कुछ समय पहले ही रिपोर्ट आई है कि भारत गन्ने के उत्पादन में भले ही दूसरे स्थान पर हो, लेकिन चीनी के उत्पादन में भारत दुनिया में पहले नंबर पर आ गया है। मैंने एक लिंक लिया है, PIB का लिंक है ये, pib.gov.in प्रेस रिलीज। इसी लिंक पर मैंने ये जानकारी पढ़ी कि भारत दुनिया में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है। तो आप लोग चाहें तो इसी लिंक पर चले जाएं, या तो आप लोगों को लिंक यहाँ से क्लियर दिख रहा है, या फिर जब आप गूगल करेंगे और PIB के इस लिंक को ढूंढेंगे तब भी आपको ये जानकारी मिल जाएगी कि वर्तमान समय में भारत चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है। अब यहाँ पर कुछ जानकारी दी गई है कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब और हरियाणा गन्ने के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। फार्मूला वही लागू होता है कि शुरुआत के 2-3 नाम याद कर लीजिएगा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक इत्यादि भारत में गन्ने के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। इतना पर्याप्त होगा। यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग जानकारी आप लोगों को बता दूं कि मई 2023 से पहले ऐसा होता था कि उत्तर प्रदेश में गन्ने का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता था और महाराष्ट्र में चीनी का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता था। उसका कारण ये था कि जो दक्षिण भारत के राज्य हैं, जैसे जो महाराष्ट्र जो राज्य है वह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है, तो वहाँ पर तापमान और जलवायु की अनुकूलता के चलते गन्ने में सुक्रोज की मात्रा ज़्यादा होती थी। इस वजह से गन्ने के उत्पादन में भारत में दूसरे स्थान पर होते हुए भी वहाँ से चीनी का उत्पादन सबसे अधिक मात्रा में होता था। लेकिन मई 2023 में ये रिपोर्ट सामने आई कि उत्तर प्रदेश राज्य वर्तमान समय में भारत में गन्ने का भी सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बन गया है और चीनी के उत्पादन में भी महाराष्ट्र को पीछे छोड़ते हुए उत्तर प्रदेश राज्य ही भारत का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक राज्य बन गया है। गन्ने के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र अगर आप लोग देखना हो तो इस वाले मानचित्र पर देख लीजिए। ये जो कुछ भी जानकारी हम लोग पढ़ रहे हैं, ये जानकारी भारत लोग और अर्थव्यवस्था नाम की NCERT है 12th क्लास की, उसमें और ज़्यादा डिटेल के साथ फिर से रिपीट होगी, तो फिर से भी हम लोग कुछ अलग जानकारी प्राप्त कर लेंगे। ये वाला जो मानचित्र लिया है मैंने, ये 12th क्लास की NCERT से ही लिया है। भारत लोग और अर्थव्यवस्था नाम की जो NCERT है उसी से मैंने ये मानचित्र लिया है। इसमें आप लोग देखेंगे तो गन्ने का एक जो प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है ये उत्तरी भारत में है। इसमें पंजाब हरियाणा का क्षेत्र और ये आ गया उत्तर प्रदेश का क्षेत्र, इसमें मध्य प्रदेश का भी कुछ भाग शामिल है। इसके साथ साथ बिहार के पश्चिमी भाग का भी कुछ भाग इसमें शामिल है। एक तो ये क्षेत्र हो गया। अगर आप देखेंगे दक्षिणी भारत में तो एक तो ये गुजरात का कुछ क्षेत्र हो गया, महाराष्ट्र का कुछ भाग हो गया, कर्नाटक का कुछ भाग हो गया इसमें, इसके अलावा कुछ भाग तमिलनाडु का भी है और कुछ भाग यहाँ पर आंध्र प्रदेश का भी है। तो ये भारत में गन्ने के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। तिलहन, तिलहन का मतलब है ऐसी फसलें जिनसे खाद्य तेल प्राप्त होता है और उस तेल का प्रयोग खाना बनाने इत्यादि में किया जाता है। 2018 में भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा बड़ा तिलहन उत्पादक देश था। ये बात अभी भी सही है।
वर्तमान समय में भी स्थिति यही बनी हुई है कि वर्तमान समय में भी भारत चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा तिलहन उत्पादक देश है। सन 2018 में तोरिया के उत्पादन में भारत का विश्व में कनाडा और चीन के बाद तीसरा स्थान था। देश में कुल बोए गए क्षेत्र के 12% भाग पर कई तिलहन की फसलें उगाई जाती हैं। मूंगफली, सरसों, नारियल, तिल, सोयाबीन, अरंडी, बिनौला, अलसी और सूरजमुखी भारत में उगाई जाने वाली मुख्य तिलहन फसलें हैं। इनमें से अधिकतर खाद्य है और खाना बनाने में इनका प्रयोग किया जाता है। मूंगफली के बारे में जानकारी दी गई है। मूंगफली खरीफ की फसल है। देश में मुख्य तिलहनों के कुल उत्पादन का आधा भाग मूंगफली का ही होता है। गुजरात मूंगफली का प्रमुख उत्पादक राज्य है। इसके अतिरिक्त राजस्थान और तमिलनाडु मूंगफली के अन्य उत्पादक राज्य हैं। अलसी और सरसों रबी की फसलें हैं। तिल उत्तरी भारत में खरीफ की फसल है और दक्षिणी भारत में रबी की। अरंडी खरीफ और रबी दोनों ही फसल ऋतुओं में बोया जाता है। तो यहाँ पर भी जो जानकारी दी गई है वो जानकारी याद करने वाली है, एक्सप्लेन करने वाली चीजें यहाँ पर कम है। अब चाय के बारे में कुछ जानकारी दी गई है। चाय रोपण कृषि की एक फसल है, लिखा हुआ है। चाय की खेती रोपण कृषि का एक उदाहरण है। इसमें चाय की झाड़ी एक बार लगा दी जाती है। चाय का पौधा एक बार लगा दिया जाता है और 35-40 साल तक उससे पत्तियां प्राप्त होती रहती हैं। बाद में चाय के पौधे की पत्तियों को तोड़ा जाता है और फिर उनको प्रोसेसिंग करके पैक करके बाजार में बेचा जाता है। वर्तमान समय में एक कॉन्सेप्ट और आ गया है, ग्रीन टी का। ग्रीन टी में क्या होता है कि चाय के पौधे की पत्तियां तोड़ी जाती हैं और उनको सुखाया जाता है और बिना प्रोसेसिंग के उनको पैक करके बाजार में बेचा जाता है। ये होती है ग्रीन टी। और जो प्रोसेस्ड जो चाय होती है वह पहले पौधे की पत्तियां तोड़ी जाती हैं, फिर उनको प्रोसेसिंग की जाती है, बहुत सारे केमिकल्स इत्यादि उनमें मिलाए जाते हैं, उसके बाद उन्हें पैक करके बाजार में बेचा जाता है। तो वर्तमान समय में लोग ग्रीन टी को बहुत प्रेफर करते हैं और हेल्थ से रिलेटेड भी काफ़ी बेनिफिट्स होते हैं ग्रीन टी के। चाय का पौधा उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, ह्यूमस और जीवांश युक्त गहरी मिट्टी तथा सुगम जल निकास वाले ढलवां क्षेत्रों में भली भांति उगाया जाता है। ह्यूमस और जीवांश युक्त गहरी मिट्टी हो, सुगम जल निकास वाला ढलवां क्षेत्र हो। चाय का पौधा ऐसे क्षेत्रों में ज़्यादा बेहतर तरीके से उगाया जा सकता है जहाँ पर मध्यम ढाल हो, जहाँ पर बारिश हो, बारिश होने के बाद जो पानी हो वह पौधों की जड़ों के पास में एकत्रित ना होने पाए, वरना चाय का पौधा खराब हो जाएगा, वह सड़ने लगेगा। तो बारिश होने के बाद जो पानी नीचे आता है धरातल पर वह तुरंत बह जाए, ऐसा क्षेत्र होना चाहिए। चाय के पौधे की पत्तियों पर तो पानी गिरता रहे लेकिन पानी स्टोर ना होने पाए, इसलिए लिखा है ढलवां क्षेत्रों में भली भांति चाय के पौधे को उगाया जाता है। चाय की झाड़ियों को उगाने के लिए वर्ष भर, कोष्ण का मतलब होता है गर्म, कोष्ण, नम और पाला रहित जलवायु की आवश्यकता होती है। वर्ष भर समान रूप से होने वाली वर्षा की बौछारें इसकी कोमल पत्तियों के विकास में सहायक होती हैं। चाय एक श्रम सघन उद्योग है। यहाँ पर ये बात जो लिखी है वही मैंने समझाया था कि वर्ष भर समान रूप से होने वाली वर्षा की बौछारें इसकी कोमल पत्तियों के विकास में सहायक होती हैं। थोड़ी थोड़ी वर्षा बीच बीच में होती रहनी चाहिए, लेकिन पौधे की जड़ के पास में जल रुकना नहीं चाहिए। पत्तियों पर तो लगातार हल्की हल्की बारिश होती रहनी चाहिए, बौछारें गिरती रहनी चाहिए, लेकिन जड़ के पास में जल रुकना नहीं चाहिए। इसीलिए ढाल वाले क्षेत्रों में चाय की फसल को उगाया जाता है। चाय के प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों में असम, पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग का क्षेत्र और जलपाईगुड़ी की पहाड़ियाँ, तमिलनाडु और केरल इत्यादि हैं। इनके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश और त्रिपुरा आदि राज्यों में भी चाय उगाई जाती है। सन 2018 में भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा बड़ा चाय उत्पादक देश था। वर्तमान समय में 2024 में भी यही स्थिति है कि वर्तमान समय में भी चीन के बाद भारत चाय का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। कॉफ़ी। भारत में कई किस्म की कॉफ़ी उगाई जाती है, जिनमें से अधिकता जो है वह अरेबिका कॉफ़ी की है। कॉफ़ी की जो मुख्य वैरायटीज़ हैं वे हो गई अरेबिका, रोबस्टा और लिबेरिका। इनमें से अरेबिका कॉफ़ी को काफ़ी अच्छा माना जाता है और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में अरेबिका कॉफ़ी की काफ़ी मांग है। तो भारत में जो कॉफ़ी उगाई जाती है उसमें से अधिकांश भाग अरेबिका कॉफ़ी का ही होता है। भारतीय कॉफ़ी अपनी गुणवत्ता के लिए विश्व विख्यात है। हमारे देश में अरेबिका किस्म की कॉफ़ी पैदा की जाती है, जो आरंभ में यमन से लाई गई थी।
इस किस्म की कॉफ़ी की विश्व भर में अधिक मांग है। इसकी कृषि की शुरुआत बाबा बूदन पहाड़ियों से हुई। बाबा बूदन पहाड़ियां कर्नाटक में है। बाबा बूदन हिल्स कर्नाटक में है और वर्तमान समय में भी कर्नाटक कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। शुरुआत इसकी बाबा बूदन हिल्स कर्नाटक से हुई और आज भी इसकी खेती नीलगिरी पहाड़ियों के आसपास कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में की जाती है। जो इसके लिए उपयुक्त परिस्थितियां होती हैं वे लगभग चाय से मिलती जुलती होती हैं। ये भी ढाल वाले क्षेत्रों में ही सरवाइव कर पाता है कॉफ़ी का पौधा भी। लेकिन इसमें और चाय के पौधे में अंतर ये होता है कि कॉफ़ी के पौधे के लिए तुलनात्मक रूप से अधिक उष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है। बागवानी फसलें का मतलब होता है हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड, जैसे फल हो गए, सब्जियां हो गई, ये सब बागवानी के अंतर्गत शामिल की जाती हैं। सन 2018 में भारत का विश्व में फलों और सब्जियों के उत्पादन में चीन के बाद दूसरा स्थान था। भारत उष्ण और शीतोष्ण कटिबंधीय दोनों ही प्रकार के फलों का उत्पादक है। अब यहाँ पर कुछ जानकारी अखाद्य फसलों के बारे में दी गई है। जैसे रबड़ हो गई। रबड़ का उत्पादन फसल के रूप में ही होता है, लेकिन उसको खाया नहीं जाता है, बल्कि उसे उद्योगों में प्रयोग में लाया जाता है। रबड़ भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसल है। अधिक तापमान की आवश्यकता होती है, अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है, परंतु विशेष परिस्थितियों में उष्ण और उपोष्ण क्षेत्रों में भी उगाई जाती है। इसको 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान वाली नम और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। रबड़ एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है जो उद्योगों में प्रयुक्त होता है। इसे मुख्य रूप से केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और मेघालय में गारो पहाड़ियों में उगाया जाता है। भारत में केरल में रबड़ का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। अगर पूरे विश्व स्तर पर रबड़ के उत्पादन की दृष्टि से देश की जानकारी प्राप्त करें तो थाईलैंड में रबड़ का उत्पादन वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा होता है। रेशेदार फसलें ऐसी फसलें होती हैं जिनसे रेशा प्राप्त होता है और उन रेशों का विभिन्न उद्देश्यों में प्रयोग किया जाता है। इसमें कपास हो गया, जूट हो गया, सन और प्राकृतिक रेशम इत्यादि फसलों को शामिल किया जाता है। जैसे आप लोग जो कपड़े पहनते हैं, जैसे कॉटन के कपड़े पहनते हैं, तो जो कॉटन है या जो सूत होता है उसको कपास की फसल से प्राप्त किया जाता है। कपास के पौधे पे जो फूल आते हैं उनसे कपास प्राप्त किया जाता है और उस कपास की कताई बुनाई करने के बाद उससे धागा तैयार किया जाता है और उस धागे की बुनाई के बाद उससे कपड़ा तैयार किया जाता है। फिर उन कपड़ों की सिलाई इत्यादि करके उसे बाजार में बेचा जाता है। तो ऐसी फसलें जिनसे रेशा या फाइबर प्राप्त होता है वे रेशेदार फसलों में शामिल होती हैं। भारत में उगाई जाने वाली जो रेशेदार फसलें हैं उनमें मुख्य रूप से कपास, जूट, सन और प्राकृतिक रेशम इत्यादि की चर्चा की जाती है। इनमें से कपास, जूट और सन ये तीन मिट्टी में पैदा होने वाली फसलें, खेतों में पैदा होती हैं। लेकिन रेशम का उत्पादन शहतूश पे पलने वाले एक विशेष प्रकार के कीड़े से किया जाता है और जो शहतूश पे जो रेशम के लिए जो कीड़ों का पालन किया जाता है उसे कहा जाता है सेरीकल्चर। और चौथा रेशम के कीड़े के कोकून से प्राप्त होता है जो मलबरी या शहतूश पेड़ की हरी पत्तियों पर पलता है। रेशम उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों का पालन रेशम उत्पादन या सेरीकल्चर कहलाता है। कपास के बारे में जानकारी दी गई है। भारत को कपास के पौधे का मूल स्थान माना जाता है कि मूल रूप से कपास भारत में ही सबसे पहले पैदा हुआ। सूती कपड़ा उद्योग में कपास एक मुख्य कच्चा माल है और कपास उत्पादन में भारत का विश्व में चीन के बाद दूसरा स्थान है। वर्तमान समय में भी स्थिति यही बनी हुई है। आपकी एनसीईआरटी में जो जानकारी दी है ये 2017 की दी है, लेकिन वर्तमान समय में भी यही जानकारी सही है और यही स्थिति बनी हुई है कि वर्तमान समय में या 2024 में भी चीन में दुनिया का सबसे अधिक कपास उत्पादित होता है और भारत में चीन के बाद दूसरे नंबर पर सर्वाधिक मात्रा में कपास का उत्पादन होता है। दक्कन पठार के शुष्कतर भागों में काली मिट्टी कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मानी जाती है। इस फसल को उपजाने के लिए कुछ विशिष्ट परिस्थितियों के बारे में जानकारी दी गई है। इस फसल को उगाने के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा या सिंचाई
210 पाला रहित दिन और खिली धूप की आवश्यकता होती है। ये खरीफ की फसल है और इसे पक्का तैयार होने में 6 से 8 महीने लगते हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश कपास के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। उनमें शुरू के 3-4 याद कर लीजिएगा कि महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, इतना ही पर्याप्त होगा। किसी भी फसल के लिए आपको ये जानकारी पर्याप्त है कि आपको उस फसल के शुरुआत के या सबसे बड़े 2-3 उत्पादक राज्यों की जानकारी है। जूट के बारे में आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों ने बोरी या थैले देखे होंगे जो गोल्डन कलर के आप लोगों को दिखाई देते हैं, जिनमें चीनी, धान, गेहूं इत्यादि पैक किए जाते हैं। तो वो जो रेशा होता है वह जूट की फसल से ही प्राप्त होता है। जो सुनहरे कलर का, गोल्डन कलर का जो रेशा होता है वह जूट की फसल से ही प्राप्त किया जाता है। जूट के उत्पादन के बारे में और भी जानकारी देते हुए बता दूं कि भारत दुनिया में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है और दुनिया की आधी से अधिक जूट अकेले भारत में ही पैदा होती है। और भारत में पश्चिम बंगाल राज्य, बिहार का क्षेत्र, असम का जो क्षेत्र है, वे जूट के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। जूट के उत्पादन के लिए अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है और जलोढ़ मृदा के क्षेत्र में जूट का उत्पादन बेहतर तरीके से किया जा सकता है। जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है। जूट की फसल बाढ़ के मैदानों में जल निकास वाली उर्वरक मिट्टी में उगाई जाती है, जहां हर वर्ष बाढ़ से आई नई मिट्टी जमा होती रहती है। इसका मतलब हो गया खादर जलोढ़ वाले क्षेत्रों में। इसके बढ़ने के समय उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। पश्चिम बंगाल, बिहार, असम और उड़ीसा तथा मेघालय जूट के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। इस इमेज में ये 12th क्लास की एनसीईआरटी से ये मानचित्र लिया गया है। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया था कि यहाँ पर जो सारी चीज़ें हम लोग पढ़ रहे हैं, ये सारी चीज़ें और ज़्यादा डिटेल के साथ हमें 12th क्लास की एनसीईआरटी है एक, भारत, लोग और अर्थव्यवस्था, उसमें फिर से हमें पढ़ने को मिलेंगी। कक्षा 6 से लेकर और 12 तक की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी में ऐसी कई अवधारणाएं हैं जो रिपीट हुई हैं। और ये वाली जो इमेज है या जो मैप है, ये उसी 12th क्लास की एनसीईआरटी से लिया गया है। इसमें आप लोग देखेंगे कि अगर जूट के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र देखना चाह रहे हो तो इधर वाले क्षेत्रों में यहाँ से यहाँ तक, और इधर वाले क्षेत्रों में ये वाले जो क्षेत्र हैं ये जूट के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। कपास के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र देखना चाहें तो यहाँ से यहाँ तक, एक तो ये पंजाब हरियाणा का क्षेत्र हो गया, कुछ राजस्थान का भाग, गुजरात का कुछ भाग, मध्य प्रदेश का पश्चिमी भाग, महाराष्ट्र का पूर्वी और मध्य भाग, कर्नाटक का कुछ क्षेत्र, इसके अलावा आंध्र प्रदेश का कुछ क्षेत्र, तमिलनाडु का कुछ भाग, यहाँ पर कपास का उत्पादन किया जाता है और इधर वाले क्षेत्र में जूट का उत्पादन किया जाता है। तो यहाँ तक तो कुछ जानकारी दी गई थी फसलों के बारे में। अब आप लोगों के इस अध्याय में कुछ अन्य जानकारी दी गई है कृषि के संदर्भ में। पहली जानकारी है प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार। आप लोगों को बता दूं कि वर्तमान समय में देश की आधी जनसंख्या अभी भी अपनी आजीविका के लिए कृषि पर ही निर्भर है। तो कृषि भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। कृषि को सुधारने के लिए, कृषि को और बेहतर बनाने के लिए सरकार के द्वारा अनेक प्रयास किए गए हैं और वर्तमान समय में भी किए जा रहे हैं। उन्हीं सब चीज़ों की चर्चा इस टॉपिक के अंतर्गत की गई है। पहली जानकारी दी गई है स्वतंत्रता के पश्चात देश में संस्थागत सुधार करने के लिए जोतों की चकबंदी की गई। चकबंदी का मतलब होता है कि किसी आदमी की मान लीजिए 5 एकड़ ज़मीन है और वह 5 एकड़ ज़मीन गांव के चारों ओर 5 अलग अलग क्षेत्रों में फैली हुई है। तो क्या किया गया, उस ज़मीन को किसी व्यक्ति को एक ही जगह पर दे दिया गया। तो लोगों की जो ज़मीनें अलग अलग क्षेत्रों में थी उनको एकत्र करके किसी एक जगह दे दिया गया। किसी दूसरे व्यक्ति की ज़मीनें अलग अलग जगह पर थीं, उसको किसी दूसरी जगह पर एक ही जगह पर दे दिया गया। कहने का मतलब है एक ही व्यक्ति के स्वामित्व में जो ज़मीनें अलग अलग थीं, तो उस व्यक्ति को वह रकबा या वह क्षेत्रफल, उसी क्षेत्रफल के बराबर वाली ज़मीन किसी एक जगह पर दे दी। और एक जगह पर अगर ज़मीन दे दी जाएगी तो वहाँ पर आधुनिक कृषि यंत्रों का प्रयोग करना, वहाँ पर सिंचाई के साधनों का प्रयोग करना या विकास करना आसान हो जाता है और कृषि से उत्पादन बढ़ जाता है।
चकबंदी की गई, कई अन्य भूमि सुधार कानून लाए गए, सहकारिता को शुरू किया गया, जमींदारी आदि प्रथा को समाप्त किया गया, लगान का नियमन किया गया। तो ये सारे संस्थागत सुधार शुरुआती अवस्था में ही किए गए आज़ादी के तुरंत बाद। भारत सरकार ने कई प्रकार के कृषि सुधारों की शुरुआत की। पैकेज टेक्नोलॉजी पर आधारित हरित क्रांति तथा श्वेत क्रांति जैसी कृषि सुधार के लिए कुछ रणनीतियां आरंभ की। 1960-70 के दशक में खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाने के लिए हरित क्रांति का विकास किया गया। हरित क्रांति में कुछ फसलों को विशेष रूप से बढ़ावा दिया गया। सिंचाई के साधनों का विकास करके या उच्च उत्पादकता वाले बीजों को लाकर और आधुनिक कृषि यंत्रों को उपलब्ध कराकर खाद्यान्नों को बढ़ावा देने के लिए जो रणनीति विकसित की गई थी उसी को हरित क्रांति कहा जाता है। श्वेत क्रांति का उद्देश्य था दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देना। 1980 तथा 1990 के दशकों में व्यापक भूमि विकास कार्यक्रम शुरू किया गया जो संस्थागत और तकनीकी सुधारों पर आधारित था। इस दिशा में उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदमों में सूखा, बाढ़, चक्रवात, आग तथा बीमारी के लिए फसल बीमा के प्रावधान और किसानों को कम दर पर ऋण सुविधाएं प्रदान करने के लिए ग्रामीण बैंकों, सहकारी समितियों और बैंकों इत्यादि की स्थापना की गई थी। ये भी प्रयास किया गया था 1980-90 के समय में। इसके बाद किसानों के लाभ के लिए भारत सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना भी शुरू की है। आकाशवाणी और दूरदर्शन पर किसानों के लिए मौसम की जानकारी के बुलेटिन और कृषि कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं ताकि किसानों को मौसम के बारे में पहले से ही जानकारी प्राप्त हो सके और जानकारी जब मौसम के बारे में प्राप्त हो जाती है उसी के अनुसार वे फसलों के उत्पादन के लिए अपनी रणनीतियों में बदलाव कर लेते हैं। मान लीजिए बता दिया गया कि 2 दिन के बाद वर्षा होगी, तो किसान क्या करेंगे, 2 दिन के लिए जो कृत्रिम सिंचाई के साधन हैं उनको नहीं अपनाएंगे। इससे उनकी डीजल की बचत होगी, इससे उनकी बिजली की बचत होगी और सिंचाई वर्षा द्वारा हो जाएगी। इस प्रकार के तरीके भी अपनाए गए कृषि को बढ़ावा देने के लिए। किसानों को बिचौलियों और दलालों के शोषण से बचाने के लिए न्यूनतम सहायता मूल्य, इसका मतलब है MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम सहायता मूल्य और कुछ महत्वपूर्ण फसलों के लाभदायक खरीद मूल्यों की सरकार घोषणा करती है। सरकार किसी भी फसल की बुवाई से पहले ही MSP की घोषणा कर देती है और कह देती है कि हम इस फसल विशेष को इतने दर पर खरीदने के लिए तैयार हैं। जैसे मान लीजिए कह दिया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य गेहूं की फसल के लिए 3,000 रुपये प्रति कुंटल होगा। इसका मतलब ये एक प्रकार की गारंटी है किसानों की फसलों के लिए कि अगर आप गेहूं उपजाते हैं तो किसी भी परिस्थिति में सरकार आपका गेहूं 3,000 रुपये प्रति कुंटल खरीदने के लिए तैयार है। तो इस प्रकार से कुछ प्रोत्साहन दिए गए ताकि लोग विभिन्न फसलों को अधिक मात्रा में उपजाएं। अगली जानकारी दी गई है कृषि की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, रोजगार और उत्पादन में योगदान। आप लोगों ने पहले ही पढ़ लिया था कि जो अर्थव्यवस्था में क्षेत्रक होते हैं उनमें प्राथमिक जो क्षेत्रक होता है उसमें कृषि व संबंधित गतिविधियां, खनन इत्यादि शामिल होता है। द्वितीय क्षेत्र जो हो गया वह विनिर्माण से संबंधित है। और जो तृतीय क्षेत्रक है वह सेवा से संबंधित है। तो इन 3 क्षेत्रकों की दृष्टि से देखेंगे तो वर्तमान समय में देश के सकल घरेलू उत्पाद में सबसे ज़्यादा योगदान सेवा क्षेत्र का है। दूसरे नंबर पर आता है द्वितीय क्षेत्र और जो प्राथमिक क्षेत्र है जिसमें कृषि भी शामिल है उसका योगदान भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सबसे कम है। और अगर वृद्धि दर की बात करें, ग्रोथ रेट की बात करें तो उसी प्रकार से सेवा क्षेत्र की ग्रोथ रेट सबसे ज़्यादा है। सेकेंडरी या विनिर्माण औद्योगिक क्षेत्र की जो वृद्धि दर है वह भी अधिक है। लेकिन प्राथमिक क्षेत्र में और विशेष रूप से कृषि के क्षेत्र में जो ग्रोथ रेट है, वृद्धि दर है, वह काफ़ी निम्न बनी हुई है वर्तमान समय में। लेकिन सकल घरेलू उत्पाद में भले ही सबसे कम योगदान हो कृषि क्षेत्र का, लेकिन अभी भी देश की आधी जनसंख्या अपनी आजीविका के लिए कृषि क्षेत्र पर ही निर्भर है।
इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार द्वारा कृषि को बढ़ावा देने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। जैसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना की गई है, कई कृषि विश्वविद्यालय खोले जा रहे हैं जो विशेष रूप से कृषि के संदर्भ में ही अध्ययन अध्यापन के कार्य में लगे हुए हैं। कई अनुसंधान केंद्र विशेष रूप से खोले गए हैं जो विशेष फसलों के लिए ही लक्षित हैं। इसके अलावा पशुपालन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। पशुओं के स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित कई इकाइयाँ खोली गई हैं। पशु प्रजनन से संबंधित कई कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। बागवानी से संबंधित कई सेवाएं शुरू की गई हैं और मौसम के पूर्वानुमान और मौसम विज्ञान के संदर्भ में भी काफ़ी कुछ प्रगति की गई है। यहाँ पर कुछ जानकारी जो दी गई है उसे भी पढ़ लेते हैं। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। रीढ़ की हड्डी क्यों है? क्योंकि कृषि से जो उत्पादन होता है उसी पर द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों की वृद्धि दर निर्भर करती है। अगर कृषि का विकास अवरुद्ध हो जाएगा तो जो अन्य क्षेत्रक हैं, जो द्वितीयक जो कि उद्योग से संबंधित है और जो तृतीयक क्षेत्रक है वह भी दुष्प्रभावित होगा। इसीलिए लिखा है कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी रही है। सकल घरेलू उत्पाद में कृषि तथा संबंधित क्षेत्र के योगदान का अनुपात 1951 से लगातार घटने के उपरांत भी ये 2011 में देश की लगभग 54.6% जनसंख्या के लिए रोजगार और आजीविका का साधन थी। कृषि के महत्व को समझते हुए भारत सरकार ने इसके आधुनिकीकरण के लिए भरसक प्रयास किए हैं और इन्हीं प्रयासों के अंतर्गत मैंने अभी चर्चा की थी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना, कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना, पशुधन के लिए विशेष प्रकार की योजनाएं, बागवानी के लिए विशेष प्रकार की योजनाएं, सिंचाई योजनाएं इत्यादि शुरू की गई हैं। ये सारी चीज़ें, वही सारी बातें लिखी गई हैं। अगला जो टॉपिक है वह है वैश्वीकरण का कृषि पर प्रभाव। पहले वैश्वीकरण को समझ लेते हैं। वैश्वीकरण का मतलब होता है ग्लोबलाइजेशन, इंग्लिश में कहते हैं। जब किसी देश की अर्थव्यवस्था विश्व की अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ जुड़ जाती है, विश्व की अन्य अर्थव्यवस्थाओं से खरीद करती है, आयात करती है, निर्यात करती है, तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है वैश्वीकरण की प्रक्रिया। जैसे भारत की जो अर्थव्यवस्था थी आज़ादी के बाद से और 1991 के समय के बीच में बंद अर्थव्यवस्था थी, आयात निर्यात बहुत ही सीमित होता था। लेकिन 1991 के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक अर्थव्यवस्था से जोड़ दिया गया है और आयात निर्यात पर लगी हुई रोकों को काफ़ी उदार बना दिया गया है। तो 1991 से भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव काफ़ी अधिक बढ़ गया है। तो उसी संदर्भ में हमें अब ये अध्ययन करना है कि वैश्वीकरण का कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा है। वैश्वीकरण कोई नई घटना नहीं है, उपनिवेश काल में भी यही स्थिति मौजूद थी। उपनिवेश काल में क्यों मौजूद थी? क्योंकि ब्रिटेन के लोग जब भारत में शासन करते थे तो भारत से कच्चा माल ले जाते थे और इंग्लैंड की मिलों में तैयार करते थे। भारत से कपास ले जाते थे और इंग्लैंड में मैनचेस्टर और लिवरपूल की जो फैक्ट्रियां थीं उनमें उसकी कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार करते थे और उसे वापस दुनिया भर की बाज़ारों में, भारत में भी उसे बेचते थे। तो जो इंग्लैंड की जो मिलें थीं वो भारत के कच्चे माल पर निर्भर थीं। इसलिए वैश्वीकरण कोई नई घटना नहीं है। इसके अलावा जो मैंने एक उदाहरण दिया आपको कपास का, उसके अलावा भी भारत से मसालों इत्यादि का भी निर्यात प्राचीन काल में भी किया जाता था। तो इसलिए वैश्वीकरण भारत के लिए कोई नई घटना नहीं है। लेकिन 1990-91 के बाद में भारतीय अर्थव्यवस्था में जो प्रतिबंध लगे हुए थे आयात निर्यात पर, उनको काफ़ी हद तक हटा लिया गया है। तो 1990-91 के बाद से भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है और उस वैश्वीकरण का कृषि पर कुछ सकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिला है। कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी भारत में आई है, ऐसे कृषि यंत्र भारत में आए हैं जिनसे कृषि उत्पादन बढ़ा है। लेकिन कुछ नकारात्मक प्रभाव भी भारतीय कृषि में देखने को मिला है। जब कोई अर्थव्यवस्था आयात निर्यात के लिए ओपन कर दी जाती है, खोल दी जाती है वैश्वीकरण प्रभाव के चलते, तो विश्व के अन्य देश भी, जब भारत जैसे देश में, जैसे भारत की अर्थव्यवस्था खोल दी गई आयात निर्यात के लिए वैश्वीकरण के प्रभाव के चलते, तो विश्व के अनेक देश भी अपने उत्पादों को भारत के बाज़ारों में बेचते हैं।
तो इससे भारतीय कृषि के लिए नुकसान ये हुआ है कि भारत के जो उत्पाद हैं वे उन विदेशी उत्पादों के सामने प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि एक तो वे गुणवत्ता में कुछ उत्पाद ज़्यादा होते हैं, दूसरा है कि वे कुछ कम कीमत पर भी उपलब्ध हो जाते हैं। उसका कारण ये है कि विदेशों में कृषि को बहुत बड़े पैमाने पर सब्सिडी दी जाती है, इसलिए उनके देशों में जो फसलों के उत्पाद होते हैं वे कम कीमत पर तैयार हो जाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में वे कम कीमत पर बेच भी देते हैं। इस वजह से और भारत जैसे देशों में, भारत में कृषि के लिए सब्सिडी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अगर तुलना करें तो काफ़ी कम दी जाती है, इसलिए जो भारतीय फसलें होती हैं वे तुलनात्मक रूप से अधिक लागत से पैदा होती हैं, इसलिए उनकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत भी अधिक होती है। इस वजह से भारत के जो कृषि उत्पाद हैं वे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अन्य देशों के उत्पादों की तुलना में प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाते हैं। ये एक बड़ा नुकसान भी हुआ है। इसके अलावा कीटनाशकों, रसायनों इत्यादि का प्रयोग बढ़ गया है, उससे पर्यावरण को क्षति हुई है और मृदा का निम्नीकरण हुआ है, अन्य ये भी नुकसान हुए हैं। तो ये वैश्वीकरण के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों की चर्चा थी। अब हम लोग कृषि से संबंधित एक दो अन्य अवधारणाओं को भी समझ लेते हैं जिनकी चर्चा आपके इस अध्याय में की गई है। इनमें से पहली जो अवधारणा है वह है जेनेटिकल इंजीनियरिंग। लेकिन इसी संदर्भ में वर्तमान समय में एक नई अवधारणा भी आई है जेनेटिकल इंजीनियरिंग की, कि अब लोग जो हैं वर्तमान समय में जेनेटिकल इंजीनियरिंग को प्रोत्साहित करने के लिए जोर दे रहे हैं। कुछ ऐसे विद्वान हैं जो कि कह रहे हैं कि जेनेटिकल इंजीनियरिंग का प्रयोग करके और विभिन्न हाइब्रिड किस्में तैयार की जानी चाहिए और उन हाइब्रिड किस्मों में ऐसी फसलें होनी चाहिए जो सूखा प्रतिरोधी हों, जो प्राकृतिक रूप से कीटनाशकों का स्राव करती हों, और इस प्रकार की फसलों को उपजाकर भारत बड़े पैमाने पर खाद्यान्नों का और अन्य फसलों का उत्पादन कर सकता है। तो जेनेटिकल इंजीनियरिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके अलावा वर्तमान समय में एक नया कॉन्सेप्ट सामने आया है, वह है ऑर्गेनिक फार्मिंग का या जैविक कृषि का। तो जैविक कृषि के अंतर्गत इस प्रकार से खेती की जाती है कि उसमें जो रासायनिक कीटनाशक उर्वरक होते हैं उनका प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि प्राकृतिक खाद, प्राकृतिक कीटनाशकों का प्रयोग करके फसलों का उत्पादन किया जाता है। तो वर्तमान समय में जैविक कृषि पर भी काफ़ी जोर दिया जा रहा है। इसके अलावा कुछ विद्वान कृषि में ऐसी फसलों को उपजाने पर जोर दे रहे हैं जिनसे अधिक वाणिज्यिक लाभ होता हो या जिनका अधिक मूल्य मिलता हो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। तो कुछ लोगों का सुझाव है कि भारत को ऐसी फसलों को उपजाना चाहिए जिनका अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अधिक मूल्य होता है, और लेकिन इस कदम के कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। मान लीजिए कुछ ऐसी कैश क्रॉप्स, कुछ ऐसी नकदी फसलें अगर भारत उपजाता है जिनका अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अधिक मूल्य होता है, तो इस वजह से भारत में खाद्यान्नों की कमी हो सकती है। तो इन सारी चीज़ों पर काफ़ी इस समय वर्तमान समय में जोर दिया जा रहा है। और अब आपके इस अध्याय में इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के रूप में एक मुख्य जानकारी दी गई है, उसे भी पढ़ लेते हैं। भूदान ग्रामदान ये एक आंदोलन था जिसकी शुरुआत 18 अप्रैल 1951 को हुई थी। एक व्यक्ति थे विनोबा भावे, महात्मा गांधी ने उन्हें अपना आध्यात्मिक उत्तराधिकारी घोषित किया था। तो आज़ादी के बाद 1948 में 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तो गांधी जी की शहादत के बाद गांधी जी के संदेश और विचारों को आम जन तक पहुंचाने के लिए विनोबा भावे ने पूरे देश की पदयात्रा की थी, पैदल यात्रा की थी। तो इसी संदर्भ में वे एक बार आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली गांव में अपनी बात कह रहे थे। तो वहाँ पर कुछ भूमिहीन किसानों ने अपने भरण पोषण के लिए उनसे मांग की कि उनके लिए कुछ कृषि भूमि उपलब्ध करा दी जाए। इस संदर्भ में उन्होंने तुरंत कोई वायदा तो नहीं किया, लेकिन ये कहा कि अगर वे कोऑपरेटिव फार्मिंग करें, मिलकर आपस में सहकारी कृषि करें, तो वे भारत सरकार से इस बारे में बात करेंगे। तो ये सब चर्चा चल ही रही थी कि वहाँ पर एक व्यक्ति उठे, उनका नाम था रामचंद्र रेड्डी। उन्होंने 80 भूमिहीन श्रमिकों के लिए या 80 भूमिहीन व्यक्तियों के लिए 80 एकड़ भूमि दान कर दी। फिर इस बात का प्रचार प्रसार किया गया। तो ये जो मुफ्त में गरीब और जो भूमिहीन व्यक्ति थे उनके लिए जो भूमि दान की गई, इससे जो आंदोलन प्रारंभ हुआ उसे कहा जाता है भूदान आंदोलन।
और कुछ ऐसे भूस्वामी थे जिनके पास में पूरे गांव की ज़मीनें थीं, तो उन्होंने भूमिहीन लोगों के लिए पूरे गांव की ज़मीनें दान दे दी। इसी को कहा जाता है भूदान और ग्रामदान आंदोलन, और इसी को रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। और इस भूदान आंदोलन की शुरुआत हुई थी 18 अप्रैल 1951 को आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली गांव से। ये यहाँ पर लिख दिया मैंने। और इसके साथ ये अध्याय समाप्त होता है। अब हम लोग अगले अध्याय में मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।